Welcome, dear aspirants. J&K Police Constable, एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड IRP SDRF कांस्टेबल का जो ऑफिशियल पेपर 2024 में JKSSB ने कंडक्ट करा, उस ऑफिशियल पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम आज के इस वन शॉट मैराथन में आपको कराने वाले हैं। आज हम आपको वो 100 क्वेश्चंस दिखाएंगे जो JKSSB ने कांस्टेबल एग्जाम में पूछे थे 2024 में। आप वीडियो के लास्ट में बता दीजिएगा क्या आपको ये 100 से 100 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और आप इन 100 क्वेश्चंस में से कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छा, वीडियो से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप J&K में कांस्टेबल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, तभी जाके आपको इन फ्यूचर हमारे लेक्चर्स या अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलते हैं आगे। आपको ये भी बता दूं, हमारा कंप्लीट कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए कैसे ज्वाइन होना है। और अभी ऑफर पे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आपको कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन का टेक्निकल सिलेबस अगर आपको लेना है अलग से तो वो आपको 299 के आसपास मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल सिलेबस के वीडियोस, नोट्स, टेस्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, आर्मर्ड वगैरह कांस्टेबल चाहिए तो 499 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आपको वीडियोस, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ऑफर का बेनिफिट लेके जुड़ जाइए। जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा था। और भी हमारे एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आप कांस्टेबल कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इनको चेकआउट करने का तरीका सेम टू सेम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप अपने इंटरेस्ट वाले बैच में ज्वाइन हो जाइए। और अभी इन बैचेस पे ऑफर चल ही रहा है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाइए। बाद में कांस्टेबल का बैच आपको 2000 के आसपास दिखेगा, अभी ये सिर्फ 499 रुपीज पे है, तो ऑफर का बेनिफिट लेके आप जुड़ सकते हैं। ये रहा आपके सामने कंप्लीट पेपर 2024 का OMR पेपर, एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड IRP SDRF कांस्टेबल जो JKSSB ने कंडक्ट करा 2024 में। अब हम हर एक कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उसके बाद हम जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम जनरल नॉलेज ऑफ J&K के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, उसके बाद हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 100 बराबर क्वेश्चंस कराने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। आपके स्क्रीन पे इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब देना स्टार्ट करो। हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप सभी बोलेंगे एन MBA। एन MBA इसलिए, MBA आपका थोड़ा सा MBA वॉवल साउंड देता है, तो एन यहां पे सभी बच्चे लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं एन MBA प्रोग्राम एट। अब यहां पे कुछ बच्चे द बोलेंगे, एट द यूनिवर्सिटी टू एनहेंस हिज द, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये स्पेसिफिक या नून यूनिवर्सिटी नहीं है, तभी द लगता। ये कोई जनरल यूनिवर्सिटी है, यहां पे फर्स्ट मेंशन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक नून यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहां पे द नहीं लगेगा। यहां पे क्या लगेगा बताइए, यहां पे एल लगेगा। तो एन और ए कहां पे है, ये वाला आंसर नहीं है। एन और ए सी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका सही जवाब। फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। आई वर्क एट, यहां पे द नहीं, ए कंपनी, क्योंकि ये पहला मेंशन है, फर्स्ट मेंशन है, तो यहां पे ए लगेगा, ए कंपनी इन न्यूयॉर्क। अब यहां पे द लगेगा, क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है यहां पे द इसलिए लगेगा अब, क्योंकि अब ये सेकंड मेंशन कंपनी है। अब ये कंपनी नून है, आप सेकंड टाइम इसको मेंशन कर रहे हैं। ये देख लीजिए, द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। तो अब ये जो कंपनी है ये नून है, सेकंड मेंशन है, तो ए और द आपका सही जवाब है सेकंड क्वेश्चन का ए द। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए आंसर जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन का। चलिए, एडवर्ब क्लास बताना है। एडवर्ब क्लास बताना है, और आपने पढ़ा है एडवर्ब क्लास जो है वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है ऑल्दो से, बिकॉज से, व्हेन से
while से, if से, since से, है ना? ओके, ये है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास होता है, फिर से बोलूंगा, बिगिन विद, स्टार्ट विद, although, because, when, while, if, since। अब मुझे बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो ऑल्दो से स्टार्ट सी हुआ, तो यही है आपका सी सही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो यहां पे इसमें आपका इट सब्जेक्ट है, वाज रेनिंग आपका वर्ब है, तो 3 क्वेश्चन का आपका सी सही जवाब है। अब देखते हैं आप में से कौन जवाब देगा क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए जवाब दीजिए। आपको अब इंडिपेंडेंट क्लास बोलना है, वो क्लास जो इंडिपेंडेंट हो, कंप्लीट आइडिया हो, खुद में ही वो कंप्लीट हो। इस पूरे को देख के बताइए इंडिपेंडेंट क्लास कहां कहां है। चलिए देखिए इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये तो कंप्लीट आइडिया है, इसलिए ये सही है। देन यहां पे आया, देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, नहीं, ये आप देख लीजिए स्टार्ट ही इसका कंप्लीट आइडिया नहीं होता। लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को देखो, आंसर ए को टिक करके आगे में मत चले जाना, क्योंकि आपका सी भी सही है। क्यों? क्योंकि ये भी कंप्लीट है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट आइडिया है। ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, कंप्लीट आइडिया है। तो आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का बन जाएगा बोथ ए एंड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पॉजेसिव प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है सबने, मतलब जहां पे आपका माइन आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, अच्छा माइन आएगा, योर्स आएगा, इट्स आएगा, आवर्स आएगा, देयर्स आएगा, तो ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस है। अब फिर से बोलो, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है सबने, माइन, योर्स, हिज, हर, ऐसे ऐसे जहां पे आएंगे वो पॉजेसिव है। अब यहां पे देखो ना, यहां पे हर दूर से आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए ये द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पे टीम मेंबर फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ईच अदर यहां पे है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप कह सकते हैं इसको। देयर वॉज अ पीरियड व्हेन आई वाज व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय, आई मतलब कि आप कह सकते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन। ओके, यहां पे हर है, तो यही आपका सही जवाब है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पे भी आप देख लीजिए, ये भी आई विल बी रिटर्निंग होम, आई मतलब ये भी पर्सनल प्रोनाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर दो जल्दी। व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडर, अच्छा बताइए अंडरलाइनेड वर्ड्स जो है वो क्या प्रोनाउन है? यू, योरसेल्फ, ये कौन कौन से प्रोनाउन है? देखो यू आपका डायरेक्टली रेफर करता है पर्सन को, तो ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, उसके बाद योरसेल्फ जो है, योरसेल्फ जो है फिर से यही आ गया, मतलब एक इंसान यू के बारे में, और योरसेल्फ मतलब कि आप कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये योरसेल्फ। तो योरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, पर्सनल प्रोनाउन यू। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है सी, सॉरी ए, सी निकल गया, स्लिप ऑफ टंग, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब देंगे। मुझे बताइए करेक्ट होमोफोन, होमोफोन क्या होता है? जिसको साउंड सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, मगर साउंड है सेम। स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, मगर साउंड सेम। आप बताओ, इनकी स्पेलिंग मीनिंग डिफरेंट में लेकिन साउंड थोड़ी सी इनकी सेम सेम है। इन 4 होमोफोन्स में से आप बताइए यहां पे कौन सा लगेगा? आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग, आंसर बताओ। देखो ह्यू होता है कट करना, कट करना। ओके, उसके बाद सही जवाब, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन HUE जो है, HUE का मतलब होता है कलर और शेड, शेड। अब बताओ सही जवाब क्या आएगा? तो यहां पे आएगा सी, HUE, कलर या शेड। आपका यहां पे HUE का मतलब है कलर या शेड, तो यही यहां पे फिट हो जाता है। 7 का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस, बताइए बताइए। ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल मेटल, आप यहां पे आराम से लिखेंगे विद प्रिसीजन, व्हाइल द एप्रेंटिस, एप्रेंटिस होता है जो ये ब्लैक स्मिथ के अंदर काम करता है, लर्नर, ट्रेनर, सॉरी ट्रेनी, ट्रेनी, ट्रेनी। ब्लैक स्मिथ के अंदर जो बंदा ये काम करता है ना, उसके अंदर जो ये आदमी लर्नर काम करता है, तो ब्लैक स्मिथ शेप कर रहा है मेलेबल मेटल को विद अच्छे से, और जो उसके अंदर काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज डैश बाय
टायरलेसली वर्किंग लेट इनटू नाइट। उसने अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया अपना अपना बताइए अपना। आप यहां पे कह सकते हैं सही जवाब है इसका। बताइए सही जवाब 8th क्वेश्चन का मेटल आएगा। पता है क्यों? METTLE क्या है? METT यहां पे तो मेटल आया तो METTLE सही यहां पे इसलिए है। मेटल का मतलब हुआ करेज, डिटर्मिनेशन, सुप्रिट। तो जो उसके अंदर काम कर रहा है उसने अपना जो लेट नाइट तक काम किया सुप्रिट से, डिटर्मिनेशन से, करेज से, और METT यहां पे फिट आप करेंगे। ठीक है ना? यहां पे मेटल आपका था लेकिन ये तो गलत है ना। तो पहले में मेटल ही लगेगा METAL, दूसरे में मेटल लगेगा METTLE। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8 ए है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहां पे जो है ना मैच करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। स्टॉक जो है ये होता है सिस्टम ऑफ प्लांट का ये सिस्टम। तो प्लांट का सिस्टम आप देख लीजिए, ये आपका कनेक्ट हो रहा है तो ये 4 है। ओके। रीम अगर आप देखेंगे ये होता है यूटेंसिल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जूस के लिए जो यूटेंसिल लगता है वो है, और सही जवाब ये है किचन यूटेंसिल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। तो आपका ये 3 के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाता है। क्वायरी का मतलब होता है पत्थर तोड़ना, स्टोन माइनिंग साइट। तो 3 का आएगा यहां पे साइट फॉर माइनिंग स्टोन्स, तो ये ऐसे 1 आएगा। और बार्क जो है ये आउटर लेयर ऑफ ट्री होता है जो डेड सेल्स का बना होता है। ट्री का आउटर लेयर तो यहां पे दूसरे के साथ आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे सेकंड। तो 4 3 1 2 कहां है? 4 3 1 2 आपका डी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इसका सही जवाब। चलिए बताइए जल्दी बताइए नीचे सही जवाब इसका। सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। चलिए बताइए एरर कहां पे है? एरर क्या ए में एरर है, क्या बी में एरर है, क्या ये सी में एरर है, और क्या डी में एरर है? चलिए अगर आप इसको देखते हैं अच्छे से तो आपको नजर आएगा सी में एरर। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए यस्टरडे की बात है, द वाइल्ड एनिमल गॉट डिस्ट्रॉयड। देखो ना, डिस्ट्रॉयड यस्टरडे मतलब ये जो है ये आपका पास्ट टेंस बताता है। डिस्ट्रॉयड यस्टरडे पास्ट टेंस। ओके ओके। क्रॉप्स एट ए नेसर स्टेज एंड काज यहां पे है तो यही तो गलत है। काज्ड होना चाहिए क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस की बारे में बात कर रहा है। काज से आपको पता चलता है ये प्रेजेंट है, लेकिन पहले कहानी पास्ट की थी। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल को डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट ए नेसेंट स्टेज एंड काज्ड होना चाहिए ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। तो यहां पे काज्ड ना होने की वजह से ये गलत है, और ये जो एंड काज्ड ह्यूज लॉसेस है ये सी में आ जाता है, तो सी आपका सही बन जाता है क्योंकि आपको गलत ही बताना था एरर पार्ट। एंड काज्ड ह्यूज लॉसेस होना चाहिए यहां पे। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 11th क्वेश्चन में बताइए कहां पे गलती है, एरर है। देखिए यहां पे भी थोड़ा सा ऐसा ही है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। तो ग्रांटेड मतलब ये फिर से पास्ट टेंस है। दैट गेट इफेक्टेड, ये गेट यहां पे गलत है। यहां पे होना चाहिए गेट के बदले गॉट। गेट आपका प्रेजेंट टाइम ही बोलता है, प्रेजेंट टेंस ही बोलता है। यहां पे गॉट होना चाहिए या वायर होना चाहिए, तो तब हम मानते सही। तो ये गेट इफेक्टेड, गेट की वजह से ये गलत हो गया। दैट गेट इफेक्टेड मतलब सी आपका गलत है। दैट गेट इफेक्टेड सी आपके सी के अंदर आपका एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही है सही जवाब। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का सी है सही जवाब। अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स बताने हैं, आइडेंटिफाई करके बताने हैं। पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सवाल है। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब आपके कोटेशन मार्क्स बराबर है क्या, कॉमा ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स ठीक है ना। ओके पहले में आप यहां पे देख लीजिए। अगर आप बी को देखेंगे, बी सबसे पहले आप बी वाले को देखेंगे तो यहां पे आपका जो पीएम है उसके बाद कॉमा जो है वो मिसिंग है, तो ये गलत है। अगर आप सी को देखेंगे तो सी में स्टार्ट में ही आपके कोटेशन मार्क्स नहीं है, तो कोटेशन मार्क एट द बिगिनिंग ना होने की वजह से ये गलत है। अगर आप डी देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे कॉमा भी मिसिंग है। सेड के बाद आपका यहां पे कॉमा मिसिंग है, यहां पे सेड के बाद
कॉमा यहां पे मिसिंग है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन ऐसा ए है हमारा सही जवाब जो कि करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स में कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको करेक्ट में आपको कोटेशन मार्क्स भी दिखेंगे, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी करेक्ट दिखेगा, आपको कॉमा भी अपनी जगह ठीक ठाक दिखेगा। तो यहां पे आपका सही जवाब बन गया क्वेश्चन नंबर 12 का ए, जो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स कंप्लीट है। 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। फिर से आ गया यही सवाल, और इस सवाल का सही जवाब आप लोग जल्दी बताइए। देखिए, ए तो गलत है क्योंकि यहां पे आपके कोटेशन मार्क्स नहीं है। सी भी गलत है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपका यहां पे नहीं है, गलत जगह है, और इनकरेक्ट सेमीकोलन है यहां पे। डी भी आपका गलत है क्योंकि कोटेशन मार्क्स फिर से नहीं है आपका। तो आपका करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स बी है, अपना कोटेशन भी अपनी जगह, कोटेशन मार्क्स भी अपनी जगह सही है। ओके, क्वेश्चन मार्क भी अपनी जगह सही है, कॉमा भी अपनी जगह सही है। तो ये आपका सही जवाब है 13 का बी। सिलेक्ट द सिनोनियम, मतलब सिमिलर वर्ड क्यूबल का क्या है? क्यूबल का सिमिलर वर्ड है, बताइए बताइए। प्रीवैरिकेट। क्यूबल और प्रीवैरिकेट दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे सच्चाई से भागना, इवेड द ट्रूथ, अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर। तो ऐसा केबल और प्रीवैरिकेट सेम टू सेम, थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग है। फिर से सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग आपको बोलना है कौन कौन सा मिलता है। टिनेशियस से, टिनेशियस और स्टॉन्च दोनों के दोनों सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनियम्स है। दोनों का मतलब होता है फर्म, परसिस्टेंट, कमिटेड। ठीक है, चलिए। एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑकल्ट। ऑकल्ट का सही जवाब बताइए। वेरी गुड, इसका सही जवाब है फैथोमेबल। अब यहां पे एंटोनियम बोलना है, ऑपोजिट वर्ड बोलना है। ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन, मतलब नॉट अंडरस्टैंडेबल, हिडन जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है अच्छी तरह से। फैथोमेबल का मतलब होता है क्लियर, हिडन नहीं, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। तो ये दोनों अपोजिट है। 16 का डी आएगा सही जवाब। 17, एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्यूल। ग्यूल का एंटोनियम अपोजिट वर्ड बोलना है। और 17 ग्यूल जो है, देखो ग्यूल होता है कनिंग, जो बाकियों को ट्रिक करता है, चीटिंग करता है, बाकियों से चालाक है लेकिन डिसऑनेस्टी वाला चालाक है। ग्यूल का अपोजिट वर्ड आपको बोलना है, वो है कैंडोर। कैंडोर का मतलब ऑनेस्ट, ओपन, फ्रैंक है लेकिन ओपन है, ऑनेस्ट है। ग्यूल है वो जो कि डिसऑनेस्ट है, ट्रिक करता है, अदर्स को चीट करता है, कनिंग। ओके, अब आपको बोलना है यहां पे क्या करेक्ट रिलेटेड वर्ड। देखिए, कंपेनियन और एम्पैथी के अंदर जो भी कनेक्शन है वही एरोगेंस और इन चारों में से किसी में आपको करना है। अगर आप कंपैशन, कंपैशन लिखा है, कंपैशन और एम्पैथी, कंपैशन और एम्पैथी अगर आप देखेंगे ये दोनों के दोनों सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर वर्ड्स है, तो ये सिनोनियम आप इनको कह सकते हैं। अब एरोगेंस का भी सिनोनियम आप ढूंढिए। एरोगेंस का सिनोनियम आपका प्राइड है, तो प्राइड 18th का सी सही जवाब बन जाता है। ओके, उसके बाद 19th क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आप बताइए 19 में देखिए, एडवेंचर से एक्साइटमेंट होता है, ये असल में एक्साइटमेंट है काज ऑफ एडवेंटेज, एडवेंचर। एडवेंचर से एक्साइटमेंट होता है। डेंजर से क्या होता है? डेंजर का काज बताइए। डेंजर से डर लगता है, तो डेंजर से फ्राइट, फ्राइट या फियर, फ्राइट या फियर। तो फ्राइट आपका सही जवाब है, फ्राइट या फियर, डर। क्वेश्चन नंबर 20, आप बताइए विल ओ द विस्प, इनमें से क्या मतलब है इसका? विल ओ द विस्प का मतलब आपको बताना है। विल ओ द विस्प का मतलब होता है वो इल्यूजनरी, गोल, मकसद, एम, इल्यूजनरी, जो अनअटेनेबल है, इम्पॉसिबल है। देखो, ये बड़ा अट्रैक्टिव है, जब आप कुछ देखते हैं ऐसा ख्वाब, अट्रैक्टिव तो है लेकिन अचीव नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, अनअटेनेबल है। मैं बोलूंगा मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, फिर मैं हार्डवर्क ना करूं, इम्पॉसिबल, फॉल्स होप आप कह सकते हैं विल ओ द विस्प को। थोड़ा सा आइडिया, ये इल्यूजनरी गोल है, इल्यूजनरी गोल है जो कि अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव तो है मगर अनअटेनेबल है, इम्पॉसिबल है, फॉल्स होप आप कह सकते हैं। तो अब बताइए, ये एक इल्यूजनरी परस्यूट, इल्यूजनरी गोल है, कैप्टिवेटिंग है मतलब अट्रैक्टिव तो है मगर अनअटेनेबल है, ऑफन लीड्स टू अनरेस्ट्री, फॉल्स होप, इम्पॉसिबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का सी है सही जवाब। 21,
आप बताइए, डेज ऑफ रेकॉनिंग। डेज ऑफ रेकॉनिंग का मतलब वो दिन, वो वक्त, वो दिन, वो वक्त जहां पे पास्ट एक्शंस आर जजड, पास्ट एक्शंस को जज किया जाता है, जहां पे एक इंसान फेस करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्लियर डिसीजंस, पास्ट डिसीजंस। ओके, और खासकर ये टाइम जो है, ये दिन जो है, ये नेगेटिव सेंस है, इसका नेगेटिव वे में ये दिन होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए बी का, इसका सही जवाब 21 का सही जवाब क्या है? बी। सही जवाब है बी। जजमेंट पीरियड जहां पे पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस क्यूमुलेट, जमा होते हैं इन इनएविटेबल अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी बन जाता है, 21 का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल, आसान क्वेश्चन है, रिकवर, सर्वाइव, उसी जैसा वर्ड है, ही विल पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर या सर्वाइव। ओके, चलो उसके बाद इधर भी आपको बोलना है, माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल लुक डाउन अपॉन, सही जवाब है लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। लुक डाउन अपॉन मतलब कि डिसरेस्पेक्ट हर या इंफीरियर, इसको समझना उसके अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस की वजह से। तो आपके 23 का सही जवाब ए है। अब हम चलते हैं 24 पे। As they navigated through the dense forest, they stumbled upon, इधर आएगा, they stumbled upon an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation। यहां पे stumbled upon इसलिए आएगा क्योंकि stumbled upon का मतलब होता है कुछ ढूंढना एक्सीडेंटली, कुछ मिलना अनएक्सपेक्टेड जो था, कुछ मिलना एक्सीडेंटली, कुछ डिस्कवर करना एक्सीडेंटली, और वही यहां पे हुआ। दे स्टम्बल्ड अपॉन एंशिएंट रून, उनको मिला जो कि छुपा हुआ था नीचे ओवरग्रोन वेजिटेशन के नीचे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही जवाब है। अब लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, बताइए, शी वॉकड डैश, शी वॉकड थ्रू आएगा द बसलिंग मार्केट। बसलिंग मार्केट मतलब जहां पे क्राउड हो मार्केट में, नॉइजी मार्केट, एक्टिव मार्केट। टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स, टेकिंग इन मतलब के नोटिसिंग, एंजॉइंग, ऑब्जर्विंग वाइब्रेंट कलर्स एंड एंटिसिंग सेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस। एंटिसिंग मतलब अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग, सेंट्स मतलब स्मेल्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस। तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर थ्रू ही है, मार्केट्स से ये चल रही है, थ्रू द बसलिंग या क्राउडेड मार्केट। ठीक है, 25 का सी है सही जवाब। नॉलेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं यहां से। चलिए बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब। आसान पेपर है। इंडिया कब बना रिपब्लिक? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है बताओ मुझे। तो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। सारे बच्चों को यह पता होगा, आसान है। क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एनफोर्स हुआ, इसलिए इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। यह डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्यों बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे? क्योंकि ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, इसलिए इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, फ्रीडम डे भी बोलते हैं। ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, मुझे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डे इंडिया कब मनाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे इंडिया कब मनाता है? याद रखना, 26 नवंबर 1949। वो इसलिए क्योंकि इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स होता है। लेकिन इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, 26 नवंबर को फॉर्म हुआ, 26 जनवरी को एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर, अगर 26 नवंबर को ही फॉर्म हुआ था तभी क्यों नहीं एनफोर्स हुआ? ये बाद में ये डेट क्यों रखा गया एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बना तो पहले ही था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही 1949 में, लेकिन ये दिन को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट डे रखा गया, रिपब्लिक डे रखा गया? क्योंकि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे था इंडिया की हिस्ट्री में। 1930 से ही 26 जनवरी को 1930 से ही मानते थे पूर्ण स्वराज डे, पूरी आजादी वाला दिन इंडिया पहले से मनाता था 26 जनवरी को। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से यह डेट फिक्स किया गया।
पूर्णा स्वराज डे 1930 से ही मनाया जाता था 26 जनवरी को। क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था 1929 दिसंबर में, और लाहौर सेशन में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि देखिए 26 जनवरी जो आने वाला है 1930 को, वो होगा इंडिया के लिए पूरी आजादी वाला दिन, पूर्णा स्वराज डे। और फिर हर साल यही 26 जनवरी मनाया जाता था एज पूर्णा स्वराज डे, इसीलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है। तो रिपब्लिक डे आपका ये है, इंडिपेंडेंस डे आपका ये है। लेकिन वो मुझे बताओ, एक सवाल आपको पूछता हूं, रिपब्लिक डे सबसे पहले कौन से साल में मनाया गया? हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, लेकिन पहली बार 1950 में ये मनाया गया। हर साल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाया जाता है, लेकिन पहली बार 1947 में ये मनाया गया। ओके, चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो, विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? किसने जीता? और सवाल का सही जवाब है यूरुग्वाय। यूरुग्वाय जो है वो है कंट्री जिसने पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, और ये पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ 1930 में। कहां पे? यूरुग्वाय की ही कैपिटल में। और कैपिटल क्योंकि आता है मॉन्टेविडियो में, और मॉन्टेविडियो है यूरुग्वाय की ही कैपिटल। अच्छा, किस कंट्री ने जीता? यूरुग्वाय। किस कंट्री में हुआ ये फुटबॉल वर्ल्ड कप? यूरुग्वाय। ओके, चलो, क्लियर है। अच्छा, ये भी सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है, फुटबॉल वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने जीता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी कंट्री ने जीता है? 5 बार उस कंट्री ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का जीता है, और उस कंट्री का नाम है, बताइए जल्दी। ब्राजील। वेरी गुड। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे बताइए जल्दी। देखिए, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी वही थे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वही थे, उसको बोला जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया भी। अब मुझे बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके दिमाग में आया होगा सही जवाब। देखो भाई, राधा कृष्ण जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे बीच में, अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इंडिया का कौन सा बंदा है इनमें से जिसने कंप्यूटर को हराया मैथमेटिकल विजार्डरी में, कैलकुलेशंस में कंप्यूटर को हराया, कंप्यूटर को भी हराया। और मैं आपको बताऊं, ये 4 ऑप्शंस में उस इंसान को बोला जाता है ह्यूमन कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर को हरा चुका है। ह्यूमन कंप्यूटर, वो फास्टर देन कंप्यूटर है, और उनको मिला अवार्ड, रिकॉर्ड है उनको, और उनका रिकॉर्ड है जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी, उनका जो रिकॉर्ड है शामिल हुआ जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1982 के आसपास। कहां पे? जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। उनका वो जो रिकॉर्ड है वो क्या था? रिकॉर्ड ये था कि 13 डिजिट वाले नंबर जो 2 थे उनको मल्टीप्लाई किया 28 सेकंड्स में। ये जो खतरनाक रिकॉर्ड था कि 13 डिजिट वाले नंबर उनको मल्टीप्लाई करना 28 सेकंड्स में, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, और इसका जो ये रिकॉर्ड है वो दर्ज हुआ 1982 में जीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अब सही जवाब मुझे बता दो। सही जवाब इसका है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी है सही जवाब। ओके, इंडियन टू बीट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, शकुंतला देवी। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, वो कौन सा पहला न्यूज़पेपर है जो इंडिया में पब्लिश हुआ? मैं आपको बताऊं 1780 के आसपास वो स्टार्ट हुआ। 1780 में वो न्यूज़पेपर आया, और कलकत्ता में वो आया, या कलकत्ता में, और फाउंडर था उसका J.A. हिक्की। उसको इसीलिए कभी कभी बोलते थे हिक्कीज बंगाल गैजेट। अब मुझे बताओ कौन होगा ऑप्शन? थोड़ा मिलता जुलता नाम है, हिक्कीज बंगाल गैजेट, क्योंकि फाउंडर इस न्यूज़पेपर का हिक्की था, J.A. हिक्की। कलकत्ता में ये स्टार्ट हुआ 1780s में। अब बंगाल गैजेट, हिक्की बंगाल गैजेट, तो ये आपका बंगाल गैजेट, इसको हिक्की बंगाल गैजेट भी बोलते थे, क्योंकि यही आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ 1780 के आसपास। अगर हिंदू की बात करें तो ये तो बाकी तो 1800s में आए, 1878 में आया अमृता भारत, सॉरी 1878, ओके, ये आया 1868 में, टाइम्स ऑफ इंडिया आया 1838 में, बंगाल गैजेट जो है वो आया 1780 में। ठीक है, चलो ठीक है, सबसे पहले तो यही आया, बात खत्म। सही जवाब सी। अब उसके बाद आगे चेक करते हैं। Who has written the book My Frozen Turbulence of Kashmir? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। और वो जवाब जो है मैं आपको बताऊं, J&K के वो गवर्नर 2 बार रह चुके हैं, J&K के गवर्नर, और उन्होंने ही माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर लिखा, जिसमें
कश्मीर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बात थी, मिलिटेंसी के बारे में बात थी, गवर्नेंस के इश्यूज जो कश्मीर में हैं उसके बारे में बात थी। और कश्मीर के ये 2 बार गवर्नर रह चुके हैं। आप सबके दिमाग में आया होगा जवाब, जगमोहन। जगमोहन सही जवाब है। ये जो अनीस हैं और ये जो अकबर है, ये तो जर्नलिस्ट के रिलेटेड है, ये आपका पॉइंट है, तो ये गलत है। हमारा ये सही जवाब जगमोहन। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी सिटी को माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? वो जो आंसर है आपका, वो सिटी जो है इन 4 में से, उनको इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, उस सिटी को बोलते हैं आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी, सिलिकॉन वैली भी, आईटी कैपिटल भी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी एक ही है वो सिटी, और वो सिटी है आपका बेंगलोर। बेंगलोर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलोर है सिलिकॉन वैली, बेंगलोर है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत बार सवाल आया है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और तीनों का तीनों सही जवाब है बेंगलोर। ओके, मुंबई आपका फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। ओके, और न्यू दिल्ली आपका, या दिल्ली आपका, न्यू दिल्ली आपका पॉलिटिकल कैपिटल माना जाता है। पॉलिटिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोडो लैंग्वेज जो है वो कौन से स्टेट में बोली जाती है? देखो, बोडो लैंग्वेज बोली जाती है कौन से स्टेट में, मैं आपको बताऊं, वो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि बोडो लैंग्वेज फेमस है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में ही। और आप बताओ सही क्या होगा? सही है आसाम। तो आसाम में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है ज्यादातर। कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। देखो, लक्षद्वीप की कैपिटल आपका, मुझे बताइए, ये सारे के सारे कैपिटल्स के बारे में बताइए मुझे बताइए कौन सी कैपिटल है, बताइए, जल्दी बताइए, आसान है। कावाराटी है आपका पहला सही जवाब, लक्षद्वीप की कैपिटल। दिल्ली जो है वो है कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली जो है ना, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। पोर्ट ब्लेयर है कैपिटल ऑफ अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, पौंडीचेरी जो कैपिटल है वो पौंडीचेरी सिटी असल में कैपिटल है पौंडीचेरी यूटी की। ओके, तो यहां पे कावाराटी है सही जवाब, और लक्षद्वीप इंडिया का स्मॉलेस्ट यूटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। कितनी बार ये सवाल आया है, स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, लक्षद्वीप। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट सेटल? अच्छा, यूएन की बॉडी, देखो ये सारे के सारे रिलेटेड है यूएन। इनमें से बताइए कौन सी है यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन या बॉडी दैट सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स? आपका सही, लीगल डिस्प्यूट्स की बात आ गई तो मेंबर स्टेट्स मतलब कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो, मैरीटाइम डिस्प्यूट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, उसको सेटल करता है। बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। डिस्प्यूट्स आ गया तो कोर्ट आ गया, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जनरल असेंबली में डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है ग्लोबल इश्यूज पे। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? सैंक्शंस लगाता है, मिलिट्रीज इश्यूज के साथ डील करता है, सिक्योरिटी के साथ डील करता है। ये ह्यूमन राइट्स क्या करता है? ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? ये डिस्प्यूट्स जो है उसको सेटल करता है। ओके, उसके बाद अनदर क्वेश्चन, जल्दी दीजिए इस सवाल का जवाब, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लिखा है मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो एस्टैब्लिश 1985 के आसपास हुआ। इनमें से कौन सा सार्क की कंट्री नहीं है? सार्क की कंट्रीज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब देखो ऑप्शन की बात आएगी, नेपाल भी है, भूटान भी है, मालदीव्स भी है, ये सारे के सारे ऑप्शंस में। अफगानिस्तान भी है। मुझे बताओ अब कौन सा नहीं आया? फिर से बोलूंगा, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है, और म्यांमार नहीं है, क्योंकि हमको बोलना था नॉट द पार्ट। तो म्यांमार नहीं है सार्क का पार्ट, तो म्यांमार आपका सही जवाब है। म्यांमार है आपका आसियान का, आसियान को ये म्यांमार बिलोंग करता, EAN, सॉरी। चलिए ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने विटामिन? ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे विटामिन है विटामिन बी के अंदर। और विटामिन बी के अंदर बताइए मुझे कितने हैं? विटामिन बी के अंदर टोटल 8 विटामिन है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको बोलता हूं क्योंकि उनके नामों के याद रखने हैं, सवाल आते हैं। विटामिन B1 उसको थाइमीन बोलते हैं, विटामिन B2 उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 उसको नायासिन बोलते हैं। ये 3 याद रखें ना, उसके बाद बस 1-2 याद रखने हैं। विटामिन B7 उसको बायोटिन बोलते हैं, बायोटिन। विटामिन B9 उसको फोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, फिर से बताओ मुझे। विटामिन B1 को थाइमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नायासिन, याद रखा। B7 को बायोटिन बोलते हैं, B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। प्लीज ये याद रखना, बार बार ये सवाल आए हैं। चलिए,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला? और सबसे पहले जिसको मिला नोबेल प्राइज उसको मैं आपको बताऊं, उसको मिला 1913 में। इनमें से 2-3 को नोबेल प्राइज मिला है, 3 को तो नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन 1913 में किसको मिला सबसे पहले? और उसको मिला किसमें? लिटरेचर में, लिटरेचर में। और उसके लिटरेचर में जो मिला किसके क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या काम था लिटरेचर में सबसे ज्यादा जो फेमस है इनका, जिसपे नोबेल प्राइज मिला? इसकी फेमस है गीतांजलि पोइम्स, गीतांजलि पोइम्स। और सही जवाब जो है 1913 में लिटरेचर में गीतांजलि के रिलेटेड जो आंसर है बताइए, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये 4 ऑप्शंस में सही है, क्योंकि इन्हीं को मिला 1930 में लिटरेचर के ऊपर नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा को भी मिला है 1979 में, किसमें? पीस प्राइज, पीस में, नोबेल पीस प्राइज। सीवी रामन को भी मिला है 1930 में, किस पे? फिजिक्स पे। नोबेल प्राइज इनको मिला है फिजिक्स पे, फिजिक्स में। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिलता है 1913 में। ओके चलिए नेक्स्ट, हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा का फादर मुझे बताइए। और इंडियन सिनेमा का जो फादर है, याद रखना, उन्होंने पहली फुल लेंथ फिल्म इंडिया की बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और 1913 में बनाई थी। और मैं आपको बताऊं कि इन्हीं के ऊपर, ये 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, लेकिन अब आपको गेस होगा यहां पे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा वो है जिनके नाम के ऊपर सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, और उस हाईएस्ट अवार्ड का नाम है फाल्के अवार्ड। हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, लाइफ टाइम अवार्ड इन सिनेमा माना जाता है ये हाईएस्ट लाइफ टाइम अवार्ड इन सिनेमा। ये जो अवार्ड है हाईएस्ट अवार्ड फाल्के अवार्ड, ये सिनेमा में कंट्रीब्यूशन फाल्के साहब ने दिया, इसीलिए ये अवार्ड भी मिला। तो मुझे बताइए, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज दादा साहब फाल्के, जिनने पहली फुल फिल्म बनाई थी राजा हरीशचंद्र 1913 में। और इन्हीं के नाम पे सबसे हाईएस्ट लाइफ टाइम अवार्ड इन सिनेमा दिया जाता है फाल्के अवार्ड, या दादा साहब फाल्के अवार्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को गलत हो सकता है। मेजर ध्यानचंद जो थे ये आर्मी में भी थे, लेकिन ये खतरनाक, आर्मी, इंडियन आर्मी में थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक हॉकी प्लेयर थे। अब मुझे बताओ कि क्या रहा होगा टाइटल इसकी ऑटोबायोग्राफी जो थी, उस ऑटोबायोग्राफी जो किताब है, उस किताब का टाइटल क्या था? आप मुझे बताइए, इसने जो अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका टाइटल, तो टाइटल गोल, गोल है सही जवाब। हॉकी 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 दिमाग में आता है, लेकिन नहीं, गोल आपको याद रखना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद है गोल। चलो, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी, आप जल्दी बचाइए। देखो, पेट्रो का मतलब ही होता है रॉक, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो ये रॉक्स की स्टडी है, सही जवाब आपका सी हो गया। अगर सवाल आए पीडोलॉजी, पीडोलॉजी बताओ। पीडोलॉजी इज रिलेटेड टू सॉइल, पीडोलॉजी इज रिलेटेड टू सॉइल। मिनरल पढ़ा जाता है मिनरलोलॉजी में, और लैंड नॉर्मली पढ़ा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। तो हमारा जो पेट्रोलॉजी है, पेट्रो मतलब रॉक, पीडो होता तब आप सॉइल लिखते, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो आर्टिकल जो बोलता है राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ये आपका राइट है, राइट टू मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर असल में आपको 6 फ्रीडम मिलते हैं, 6 फ्रीडम मिलते हैं। कौन कौन सा फ्रीडम? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप असेंबल कर सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आपके पास ये फ्रीडम है। आप मूवमेंट कर सकते हैं, आ गया ना मूवमेंट वाला, यही मूवमेंट के ऊपर सवाल था, मूवमेंट। आप मूवमेंट कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस का मतलब रिजाइड कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप रिजाइड कर सकते हैं। फिर लास्ट में है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं इंडिया में, आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। ये सारे के सारे 6 फ्रीडम्स आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, और इसमें एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, वो है आपका आर्टिकल 19, बात खत्म। 11 आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 13 आपका, ये आपके फंडामेंटल राइट्स तीनों के तीनों है, 11 नहीं है, 11 सिटीजनशिप में आता है। ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट्स है। 13 जो है ये आपका बोलता है कि कोई भी लॉ अगर बनाया पार्लियामेंट ने, वो नहीं माना जाएगा अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुआ, वो वाइड माना जाएगा, वो कानून जीरो माना जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराया उसने, तो ये लॉ खत्म।
19 मैंने आपको बोला 6 फ्रीडम्स। 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन जब होगा तो प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है इंसान, उसका फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। जल्दी बताया, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली वुमेन 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 गवर्नर एक स्टेट की कौन बनी जब इंडिया फ्री हुआ? तो 1947 में ही वो बनी। बताइए, गवर्नर ऑफ यूपी की बनी, वो यूपी की गवर्नर बनी और उसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब मुझे जवाब बताओ। सही जवाब है सरोजनी नायडू। वेरी गुड। देखिए, इंदिरा गांधी जो है ये आपकी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। ओके, और सरोजनी नायडू जो है ये आपकी पहली वुमेन गवर्नर है। किसकी गवर्नर? यूपी की गवर्नर। चलो बात खत्म। पहली वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जुंटा क्या होता है? देखो, जुंटा एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप है मिलिट्री का ग्रुप। ये मिलिट्री का ग्रुप है जो क्या करता है, जो मिलिट्री रूल किसी टेरिटरी के ऊपर चालू करता है, मिलिट्री रूल। वहां पे जो गवर्नमेंट होता है उसको खत्म करके मिलिट्री रूल लगाते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल को खत्म करके मिलिट्री रूल लगाते हैं। तो जिंटा है मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सही जवाब है हमारा 44 का सी। उसके बाद आप मुझे बताओ, ये जो गिप मोची माउंटेन है, गिप मोची माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे बहुत बार आए हैं। वो ट्राई जंक्शन पे है, मतलब 3 कंट्रीज के जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन 3 कंट्रीज के बॉर्डर पे है। चाइना एक साइड है, भूटान एक साइड है, इंडिया एक साइड है। लेकिन सवाल है, इंडिया का कौन सा स्टेट आता है इंडिया के साइड में गिप मोची माउंटेन में? तो जो गिप मोची माउंटेन है, यहां से चाइना, भूटान और इंडिया है, लेकिन इंडिया का कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। और मैं आपको बताऊं, ये गिप मोची माउंटेन जो है इंडिया के साइड, जो गिप मोची माउंटेन है, ये आपका डोकलाम प्लेट्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी बार सवाल आया है। डोकलाम प्लेट्यू के नजदीक है, डोकलाम प्लेट्यू। अब मुझे बताओ कौन सा स्टेट है, डोकलाम के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो गया होगा। सिक्किम है सही जवाब, सिक्किम है सही जवाब। चलो, फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 पानियों के बीच में जो फर्टाइल जरखेज लैंड होती है उसको बोलते हैं दौब। 2 रिवर्स के बीच में दौब उसको बोलते हैं। जैसे गंगा यमुना के बीच में गंगा यमुना दोआब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि बहुत बार आया है, ये बारी दोआब कौन कौन से रिवर के बीच में फर्टाइल लैंड है? कौन कौन से रिवर? बारी रिवर और रवि रिवर। रिचना दोआब, चलो बताओ जल्दी, नीचे जल्दी बताओ, रिचना दोआब बताओ। आर से रवि रिवर, सी से चिनाब रिवर। रवि और चिनाब के बीच में जो लैंड है उसको बोलते हैं रिचना दोआब। ओके, चलो। अच्छा, एक और है बिस्त आता है। बारी और सतलुज रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड है उसको बोलते हैं बिस्त दौब। तो दौब है फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ओके, विच टेरिटरी हैज बैनर? वो मुझे बताओ कौन सी कंट्री है, कौन सी टेरिटरी है जिसने बैन किया पॉपुलर एप्स, व्हाट्सएप को बैन किया अपनी कंट्री में, वीचैट को बैन किया, गूगल ड्राइव को बैन किया अपनी कंट्री में। लेकिन कहां पे? पूरी कंट्री में नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कंप्यूटर्स है सिर्फ उधर ही बैन किया। फिर से बोलूंगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर के कंप्यूटर्स जो है, गवर्नमेंट कंप्यूटर्स, उसी को बैन किया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत थे। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से वो कंट्री ने बैन किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर्स को, इन एप्लीकेशंस को, व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव। और सही जवाब है आपका हांगकांग। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन, सवाल का जवाब बताओ। और ये सिचुएटेड है इम्फाल। तो बताइए मुझे इम्फाल, या और ये इसका काम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये ज्यादातर सर्व करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और इम्फाल से आपको आइडिया हो गया होगा। सही जवाब इसका मणिपुर है, मणिपुर है सही जवाब। 2020 में आशीर्वाद स्कीम आई, जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया उन लड़कियों की मैरिज के लिए जो जिनके पास पैसे नहीं है। जिस फैमिली के पास पैसे नहीं है, लोअर इनकम है, उनकी जो बच्चियों की शादी होगी उसके लिए पैसा मिलेगा आशीर्वाद स्कीम के अंदर। 2020 में ये लॉन्च हुई, इनिशिएट हुई। कौन से स्टेट ने इनिशिएट की? पंजाब। पंजाब, बहुत बार मैंने ये पढ़ा। आपके ये हर क्वेश्चन मैंने अलग अलग एमसीक्यू सीरीज अलग अलग जगह पे पढ़ाए हुए हैं, वैसे हर एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। देखो,
मैं आपको बताऊं, फाइनेंस पॉलिसी को छोड़ो, फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी है रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है आरबीआई, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्टर्स की गवर्नमेंट स्ट्रेटजी उसको बोलते हैं कमर्शियल पॉलिसी, और उसका और एक नाम है ट्रेड पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम आपको कराते हैं जनरल नॉलेज ऑफ जे एंड के क्वेश्चंस। यहां से स्टार्ट है जे एंड के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। चलिए बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 51, जो जे एंड के जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि बताइए इनमें से कौन से रिवर्स इंडिया को मिले कि वो एक्सक्लूसिव यूज करे इंडस वाटर ट्रीटी में। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी सबने पढ़ा है, बहुत आसान है। 1960 में साइन हुई। किस किस के दरमियान साइन हुई? पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान साइन हुई। किसने साइन कराया? ब्रोकर्ड बाय, मतलब किसने इनको साइन कराया? वर्ल्ड बैंक ने साइन कराया। मकसद क्या था इस इंडस वाटर ट्रीटी का? मकसद था इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर है उसका शेयरिंग कैसे होगा, वाटर शेयरिंग कैसे होगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आई। किस किस कंट्री? पाकिस्तान, इंडिया। किसने ये कराया ये ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक ने। मकसद क्या था इस ट्रीटी का? वाटर शेयरिंग, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर शेयरिंग किस तरह होगा। और वाटर शेयरिंग में बोला गया कि देखिए आरएसबी मतलब जो ईस्टर्न रिवर्स है ये हो गया इंडिया को, ओके। और बाकी जो 3 रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम के, CIJ जो कि है वेस्टर्न रिवर्स, वो मिल गया पाकिस्तान को। देखिए RSB मतलब इंडिया को मिला रवि, सतलुज, ब्यास। और यही आपका क्वेश्चन है कि इंडिया को कौन कौन से रिवर्स मिले? RSB, रवि, सतलुज, ब्यास। बताइए मुझे। RSB आपका सही जवाब है, रवि, सतलुज, ब्यास। और पाकिस्तान को CIJ मिला। पाकिस्तान को मिला ये CIJ, चिनाब, इंदस और जहलिम, ये 3 रिवर्स मिले पाकिस्तान को। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल था इंडिया को क्या मिला। तो इंडिया को मिला, बताइए, RSB, रवि, सतलुज, ब्यास। इन RSB को आप बोल सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स भी, हालांकि पाकिस्तान को जो मिले ये 3 रिवर्स, इनको बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, चलिए हमारा सही जवाब इंडिया के रिलेटेड है ये। अगर पाकिस्तान लिखा होता ऊपर तब आप A टिक करते, लेकिन हमारा इस 51 का सही जवाब है B। चलिए, COD गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए ये जो रैटल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है वो एक जॉइंट वेंचर है, मतलब जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप में वो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को बनाया गया, लेकिन बिटवीन विच 2 एंटिटीज। मैं आपको बताऊं ये जो रैटल है, रैटल प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये जॉइंट वेंचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NHPC कॉर्पोरेशन है। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और स्टेट गवर्नमेंट, JNK स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है SPDC। JK का मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये मुझे बताइए ये दोनों कहां पे हैं, क्योंकि इन्हीं का ये जॉइंट वेंचर है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन आपको J&K में ये पावर कॉर्पोरेशन है, बताइए कहां पे? चिनाब रिवर में। चिनाब रिवर पे कहां पे? लेकिन किश्तवाड़ में। ओके, 850 के आसपास मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। लेकिन आपका सही जवाब बताइए मुझे क्या है? अब सब ने बोला होगा सर ये है सही जवाब, NHPC सेंटर की तरफ से नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, JKSPDC JNK स्टेट की तरफ से JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 का आपका सही जवाब B हुआ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है करेक्ट। और ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि श्रीनगर बन गया 4th इंडियन सिटी, जिसको माना गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। किसने माना इसको? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी तक इंडिया के 4 ही सिटीज को माना है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। 4 इंडिया के सिटीज को माना है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। कौन कौन सा? एक है जयपुर 2015 में, उसके बाद है मल्लापुरम, इसको भी 2015 में, फिर मैसूर इसको 2018 के आसपास, और अभी रिसेंटली श्रीनगर 2024 में। तो अभी 1-2 साल पहले श्रीनगर 2024 में। तो श्रीनगर 4th ऐसा
सिटी बना इंडिया का सिटी, जिसको WCC काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिकॉग्नाइज किया 2024 में। अभी तक ये 4 सिटीज है WCC। ओके, चलिए अब पहला तो ठीक है, मुझे बताए दूसरा ठीक है क्या? नहीं सर, जयपुर तो था, जयपुर 2015 ठीक है, मल्लापुरम भी है, मल्लापुरम 2015 ठीक है, लेकिन हैदराबाद नहीं है इंडिया का सिटी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी माना गया, बल्कि मैसूर है। यहां पे मैंने मैसूर बोला 2018 में, मैसूर होता तो ठीक होता, यहां पे मैसूर होता तो ठीक होता, ये वाला भी ठीक होता, सेकंड भी ठीक होता, लेकिन मैसूर नहीं लिखा है, यहां पे हैदराबाद लिखा है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। तो पहला तो टिक, सेकंड क्रॉस, इसलिए क्योंकि यहां पे मैसूर नहीं है, हैदराबाद है। हैदराबाद सिटी नहीं माना गया है, हालांकि ये दो सही थे। चलो, तो हमारा इस क्वेश्चन 53 का है ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलना है, पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये सबसे पहले आया क्यों? क्योंकि 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, तो उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 370 था, J&K स्पेशल स्टेटस। तो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ही एनफोर्स हुआ। ठीक है, 49 में बना, 50 में एनफोर्स हुआ। अब ये वाला डेट देखते हैं कब हुआ। J&K कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में एडॉप्ट हुआ, हालांकि एनफोर्स होता है ये 1957 में, लेकिन यहां पे एडॉप्ट है, तो 1956 में ये बना, फॉर्म हुआ या एडॉप्ट हुआ, फॉर्म हुआ। उसके बाद अगर आप डेट देखेंगे 1965 का, तो J&K कॉन्स्टिट्यूशन में 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। J&K कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस आए, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसी ने बोला कि सदर रियासत अब J&K में पोस्ट नहीं होगा, उसके बदले अब गवर्नर नाम होगा। सदर रियासत नाम को हटा के गवर्नर नाम दिया गया। और ये वाला डेट J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऊपर भी लिखा है, तो 2019 ही है। सबसे पुराना डेट ये है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे डेट ये है, फिर ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ। आपको बोलना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा इवेंट कब हुआ, तो सबसे पहले ये, तो 4 3 2 1 जहां पे होगा वही सही जवाब है, क्योंकि सबसे पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर अभी 2019 में 1 हुआ। तो हमारा सही जवाब 54 का ए हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए मुझे ये दोनों के दोनों सही है कि गलत है। मैं आपको बताऊं, रघुनाथ मंदिर जो है जम्मू का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है नॉर्दर्न इंडिया का, ये सही है, क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है, ये सही है। जम्मू सिटी में है, जो डेडिकेटेड मेनली टू लॉर्ड रामा, और ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टेंपल्स है, ये एक टेंपल नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है टेंपल्स का, ग्रुप ऑफ टेंपल्स। इसके अंदर आपको शिवा का श्राइन भी मिलेगा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु, इनका आपको श्राइन भी मिलेगा। हालांकि स्पेसिफिकली ये मेनली डेडिकेटेड है लॉर्ड रामा को या लॉर्ड रघुनाथ, तो रघुनाथ मंदिर, ठीक है ना, लॉर्ड रामा या लॉर्ड रघुनाथ। चलो अब ये तो ठीक है, डिटेल्स है इसके बारे में, ये तो पहला वाला सही आप कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला सही है कि गलत है, ये मुझे आप बताइए। ये तो सही हो गया, लेकिन सेकंड वाला सही है कि गलत है, ये मुझे आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रघुनाथ मंदिर है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होता है कब? 1835 के आसपास, और कंस्ट्रक्शन जो इसका स्टार्ट होता है महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन एंड होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 1860 के आसपास, और किसके पीरियड में? महाराजा रणबीर सिंह। तो गुलाब सिंह के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, रणबीर सिंह के टाइम पे कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आर से रघुनाथ मंदिर, आर से रणबीर सिंह के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। अब महाराजा हरि सिंह तो बाद में आया, ये गलत है। टेंपल वॉज बिल्ट इन 1857 बाय, यहां पे होना चाहिए रणबीर सिंह, तब हम मानते, क्योंकि 1960 के आसपास ये बना ना, तो 1960 के आसपास, सॉरी 1860 के आसपास ये बना। तो कहने का मतलब यही गलत है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह तो बाद में आया। महाराजा हरि सिंह का पीरियड 1925 से 1947 है, ये तो बाद में आया। हालांकि ये मैंने आपको बोला रघुनाथ मंदिर में, याद रखना, स्टार्ट हुआ गुलाब सिंह के टाइम पे और कंप्लीट हुआ रणबीर सिंह के टाइम पे। चलो हमारा ये सही हुआ, ये गलत हुआ, बात खत्म, ये वाला सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन विच मंथ इज जीरी मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। देखो जीरी मेला के बारे में आपको बताऊं, ये जम्मू में ही फार्मर्स, जो जम्मू के फार्मर्स है, इसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और एक विलेज है जिसका नाम है, जम्मू में एक विलेज है जिसका नाम है जीरी विलेज, वहां पे ये सेलिब्रेट होता है। और बोला जाता है वहां पे जीरी विलेज में बाबा जीहू की याद में, बाबा जीतू JITU की याद में ये जीरी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि बाबा जीतू वो बंदा है जिसने अपनी जान दी पीजेंट के खातिर, पीजेंट्स हीरो भी इसको बोलता है। इसने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स का जो ऑपरेशन हो रहा था पीजेंट्स पे, उसके ऊपर इसने प्रोटेस्ट करके करके अपनी जान भी दे दी। तो इसी की याद में अब फार्मर्स, पीजेंट्स जम्मू या जीरी विलेज के ये मेला सेलिब्रेट करते हैं, जीरी मेला। बताइए मुझे जीरी मेला सेलिब्रेट होता है जम्मू फार्मर्स कहां पे, कौन से विलेज में? जीरी विलेज। किसको ऑनर करते हैं ये? बाबा जीतू को। बाबा जीतू पीजेंट्स का हीरो था, उसने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करके करते करते जान दे दी। और नॉर्मली अब ये जीरी विलेज, और नॉर्मली ये पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है। और ये 10 दिन के आसपास ये मेला होता है और ये मनाया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, थैंक्स के तौर पे बाबा जीतू को थैंक्स कहने के लिए कि हमारा अच्छा फसल जो है, गुड क्रॉप्स और गुड हार्वेस्ट फसल अच्छा हुआ, और उसको थैंक्स के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट का टाइम मुझे आप बताओ J&K में लगभग कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। तो 56 का आपका सी है सही जवाब। नेक्स्ट पे जल्दी चलते हैं। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन? सैफरॉन का लोकल मुझे बताओ। कोंग बोलते हैं, कोंग बोलते हैं सैफरॉन को, जो कैश क्रॉप है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। देखो J&K में पहले प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, और J&K में पहले सदर रियासत बोला जाता था। सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर का भी टाइटल चेंज करके CM बोला गया। प्राइम मिनिस्टर को हटाओ भाई, बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में CM है तो J&K में भी CM करो। सदर रियासत को हटाओ भाई, क्योंकि बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में गवर्नर है तो सदर रियासत से गवर्नर करो। अब ये दोनों के दोनों, सदर रियासत भी हटा दिया गया, उसके बदले गवर्नर नाम दिया गया। प्राइम मिनिस्टर भी हटा दिया गया, उसके बदले चीफ मिनिस्टर नाम दिया गया। और दोनों के दोनों ये पोस्ट्स का नाम चेंज किया गया 1965 में, याद रखना, ठीक है। अब सवाल है कौन बना CM? जब पोस्ट बना तो पहला CM कौन बना? तो पहला CM बच्चों बना, बताइए 1965 का डेट है और पहला CM बना गुलाम मोहम्मद सादिक, आपका सही जवाब है। यही वो पहला CM बना। और जब पोस्ट चेंज किया गया फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू CM तो यही सादिक लास्ट PM भी था। आप कह सकते हैं ये लास्ट PM था, और जब पोस्ट 1965 में चेंज हुआ तो ये PM ही था और यही बना फिर फर्स्ट CM। अगर हम सदर रियासत की बात करें तो सदर रियासत पहला और आखिरी, मतलब एक ही बंदा था, उसका नाम है करण सिंह। ये करण सिंह जो है ना, ये सदर रियासत था, पहला भी लास्ट भी, क्योंकि ये ओनली सदर रियासत था। सदर रियासत यही एक बंदा बना है, करण सिंह। ये पहला भी लास्ट भी आप सदर रियासत बोल सकते हैं, लेकिन 1965 में जब गवर्नर बना तो यही करण सिंह फर्स्ट गवर्नर भी बना। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K करण सिंह, ओनली एंड फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत करण सिंह। बात खत्म, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो रहा है ना? तो हमारा ये सही जवाब है। गुलाम मोहम्मद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट PM नहीं, फर्स्ट इलेक्टेड PM आप बोलिए, फर्स्ट इलेक्टेड PM, क्योंकि फर्स्ट PM ऑफ J&K बोलेंगे तो गलत है। फर्स्ट PM ऑफ J&K मेहर चंद महाजन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, लेकिन इलेक्टेड नहीं था। फर्स्ट इलेक्टेड PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बख्शी गुलाम मोहम्मद ये आपका सेकंड इलेक्टेड PM आप उसको बोलते हैं। और करण सिंह तो PM नहीं, ये तो आपका सदर रियासत या गवर्नर, ठीक है। ओके, तो कौन बना पहला CM जब टाइटल चेंज किया गया? ओके, बात खत्म। PM से CM टाइटल बना, सदर रियासत से गवर्नर टाइटल बना। यहां पे मोहम्मद सादिक थे PM, वही बने फर्स्ट CM। वहां पे करण सिंह थे सदर रियासत, वही बने फर्स्ट गवर्नर। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से इसका जवाब दे दो। बानीहाल काजीगुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, क्या ये सही है? सर नहीं, ये कहां सही है? बानीहाल काजीगुंड टनल बानीहाल साइड में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल सर ये तो आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो टनल है ये आपका चिनानी
नाशरी टनल भी इसको बोलते हैं। चिनानी से नाशरी तक ये टनल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको चिनानी नाशरी टनल भी बोलते हैं। चिनानी आपका उधमपुर में है, नाशरी आपका रामबन में है। तो ये आप कह सकते हैं उधमपुर और रामबन के बॉर्डर पे है ये टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये तो रोड टनल है, ये रेलवे टनल नहीं है, ये तो रोड टनल है, ये तो रोड टनल है। और ये कितना किलोमीटर है? ये 9.28 किलोमीटर के आसपास है। ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो आपकी चिनानी नाशरी टनल भी इसको बोलते हैं। इसको पटनी टॉप टनल भी बोलते हैं, पटनी टॉप टनल भी। तो काजीकुंड बानीहाल टनल तो दूसरी टनल है, ये तो दूर दूर तक ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब मुझे आप बताइए क्या सही है। अब आप लोग बोलेंगे सेकंड सही है और ये आप करेंगे टिक। लेकिन मैं आपको बताऊं, जेकेएसएसबी ने पहले ऑफिशियल की जब निकाली, इसको टिक दे दिया। लेकिन जेकेएसएसबी को जब हमने रिप्रेजेंटेशन डाली और बोला जेकेएसएसबी साहब ये भी गलत है, तो जेकेएसएसबी ने रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करके बाद में रिवाइज्ड आंसर की में बोला ये सही है। कहने का मतलब ये है, अगर ये होता एग्जाम 2023 में, 2024 जनवरी से पहले, जनवरी फरवरी से पहले, तब ये सही होता। लेकिन क्या हुआ, अभी ये आप इसको मानेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए 2024 से पहले हाल ये था कि ये आपका फरवरी 2024 से पहले ये जो बानीहाल काजीकुंड रेलवे टनल थी, जिसको पीर पंजाल रेलवे टनल भी बोलते हैं, वो आपका लॉन्गेस्ट रेलवे टनल था इतने किलोमीटर का। लेकिन ये था सही फरवरी 2024 से पहले पहले, जब भी कोई एग्जाम हो गया होगा उसमें ये सही था, ठीक है। हुआ क्या फरवरी 2024 में? ऐसा क्या हुआ फरवरी 2024 में? प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट की एक टनल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है, जिसका नाम टनल 50 है, जो मैंने आपको उन दिनों पढ़ाया और बाद में जे&के रेलवेज में भी पढ़ाया है। और ये टनल 50 जो है, ये आपका रामबन में ये टनल है, ये आपका रामबन में ये टनल है। और ये जो टनल 50 रामबन में टनल है, मैं आपको बताऊं, ये बानीहाल रेलवे टनल से भी बड़ी है, क्योंकि टनल 50 12.7 किलोमीटर है। बानीहाल काजीकुंड रेलवे टनल या पीर पंजाल टनल आपका 11.2 किलोमीटर है। पीर पंजाल टनल या बानीहाल रेलवे टनल आपका 11.2 किलोमीटर है। लेकिन अब वो 2024 फरवरी के बाद अब वो नहीं है लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, अब टनल 50 है, जिसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि रामबन में है। मैं आपको थोड़ा हल्का आइडिया देता हूं। ये बानीहाल है, ये काजीकुंड है, इसी के बीच में आपका ये टनल है बानीहाल रेलवे टनल 11.2। बानीहाल के बाद एक और रेलवे स्टेशन आता है, उसको बोलते हैं खरी रेलवे स्टेशन। खरी रेलवे स्टेशन के बाद आता है सुंबुर रेलवे स्टेशन। सुंबुर और खरी के बीच में यह टनल 50 है, जो कि सबसे बड़ी है पूरे इंडिया में, और जे&के में सबसे बड़ी है, 12.7 किलोमीटर लॉन्ग। बात खत्म। अब आपने और जेकेएसएसबी को जब ये रिप्रेजेंटेशन किया गया, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस टनल को इनॉग्रेट किया है, टनल 50 को, तो जेकेएसएसबी ने अपना आंसर की बदल दिया। और ऑप्शन, यहां तो पहले उसने पहली आंसर की में ये बोला था, लेकिन वो अपना आंसर की उसको रिवाइज करके फाइनल आंसर की में बोला देखो भाई दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नहीं है। अब तो टनल 50 लॉन्गेस्ट है, वो भी 12.7 किलोमीटर लॉन्ग। तो अब आपका इसका सही जवाब डी है। नीदर वन इज ट्रू नॉर सेकंड इज ट्रू। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है जे&के का, जो जनरल नॉलेज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया स्टेट फूडहिल्स हरमुख। देखो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका वुलर लेक है, फर्स्ट नहीं, वुलर लेक जो आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। 1970 के आसपास ये रामसर वेटलैंड भी बना है, तो ये रामसर साइड भी है। अच्छा, ये जो है ये सारे के सारे फ्रेश लैंड्स है, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स है, सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स है। लेकिन सबसे बड़ी जे&के में आपको मिलेगी वुलर लेक। ओके, और उसके अलावा मैं आपको सुरिनसर लेक जो है, जो आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू में, ये भी आपका रामसर साइट ही है। डल लेक, मानसबल लेक, ये आपके रामसर साइट्स नहीं है, लेकिन डल लेक आपका श्रीनगर में है, मानसबल लेक आपका गांधरबल में है। एक पॉइंट याद रखना, मानसबल लेक बहुत बार आया है, डीपेस्ट लेक है, जे&के का डीपेस्ट लेक जे&के का मानसबल लेक ही है। ओके, और बहुत बार सवाल आता है, 5 जो रामसर साइट्स है जे&के में, बताइए। 2 तो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका ये वुलर हो गया, ओके, दूसरा आपका सुरिनसर या सुरिनसर मानसर भी इसको बोलते हैं, सुरिनसर मानसर लेक। उसके अलावा और 3 भी है, वो है होकेसर, हाईगाम और शालबुग। होकेसर, हाईगाम और शालबुग। ठीक है, चलो इतना तो काफी है आपके नॉलेज के लिए। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जिसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया इज
वुलर लेक। फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एशिया में, मुझे बताओ। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। जो भी सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं लाइक करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, यहां तक डन है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, और आपको बताऊं, अगर आप में से कोई बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दो, तभी जाके आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सेक्शन, और कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट है। मुझे बताइए, कंप्यूटर सेक्शन के बाद हम आपका रीजनिंग कराएंगे और उसके बाद हम आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी कराएंगे। मुझे बताइए 86 क्वेश्चन जो है, इसका सही जवाब जल्दी से मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, इनमें से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, तो सबसे छोटा यूनिट जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो क्या है? क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 1 को कंप्यूटर समझता है, बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर समझता है। मुझे बताइए, जो सबसे छोटा है 0, इसको क्या बोलते हैं? या जो ये सबसे छोटा है 1, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, सही जवाब है आपका बिट। तो बिट है आपका 0 या 1। याद रखना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद एक बिट है 0 एंड 1, जो कि गलत है। एंड नहीं, एक बिट होता है, बिट क्या है? 0 और 1, ये और सही है। मतलब ये जो 0 है ये भी बिट है, ये जो 1 है ये भी बिट है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिला के एक बिट बनाते हैं, नहीं 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 नहीं, एंड नहीं, एंड नहीं, एंड नहीं। तो 0 भी बिट है, ओके, और ये खाली 1 भी बिट है। अब इतना तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 का आपने ए तो जवाब दिया। मुझे एक बात बताइए, जो ये निबल है इसका मतलब क्या है? बच्चा, ये जो निबल, एक सेकंड, निबल जो होता है वो होता है 4 बिट्स का बना हुआ, ओके। बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट्स का बना हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे बताओ, बाइट जो है वो कितने निबल के बराबर है? वो 2 निबल के बराबर है एक बाइट। 2 निबल के, दिमाग लड़ाइए आप, 2 निबल हुए ना 8 बिट्स, 4 और 4, ओके। चलिए, अच्छा, ये भी सवाल आता है, बताइए कि हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? आधे बाइट, आधा बाइट। बाइट हुआ 8 बिट, लेकिन उसका आधा हुआ 4 बिट, और आधे बाइट, हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? याद रखना, आंसर है निबल। चलो, ये चीजें तो आपको पता ही हैं। मुझे एक बात बताओ, 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं निबल, 8 को बोलते हैं बाइट। 2 बिट्स को क्या बोलते हैं? बहुत सारे नाम है। इसको क्रम्ब भी बोलते हैं, इसको डिबिट भी बोलते हैं, इसको निबलेट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा, ओके। उसके अलावा यहां पे जो ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं किलो बिट की किलो बाइट। जल्दी से बताओ, किलो बिट है ये कि किलो बाइट है ये? किलो बाइट है ये। क्यों किलो बाइट है? क्योंकि बी कैपिटल है। अगर ऐसा होता तो वो किलो बिट होता, किलो BIT। अगर स्मॉल बी होता तो वो बिट बन जाता, लेकिन कैपिटल बिट है ऑप्शन में, तो ये किलो बाइट है। कैपिटल बी है तो किलो बाइट है। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है बी, सॉरी ए बिट 0 या 1 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन की एग्जाम्पल बताओ। इंटरनेट सर्च इंजन क्या होता है? आपको पता है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है, वहां उस एप्लीकेशन के अंदर जब आप खोलते हैं तो आपका सर्च इंजन आता है, उसी को बोलते हैं इंटरनेट सर्च इंजन। जहां पे आप टाइप करते हैं कीवर्ड्स सर्च करने के लिए ऑन इंटरनेट, जहां पे आप लिखते हैं कुछ और आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो सर्च करना ऑन इंटरनेट, यही है काम इंटरनेट सर्च इंजन का। अब इंटरनेट सर्च इंजन कौन कौन से है? देखिए, मैं आपको बताऊं, गूगल है इंटरनेट सर्च इंजन, याहू है इंटरनेट सर्च इंजन, बिंग है इंटरनेट सर्च इंजन, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डक डक गो, ये भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि सवाल आते हैं इससे भी, ये भी है आपका सर्च इंजन, ओके। चलो, मैं क्या बोल रहा था, गूगल है, याहू है, बिंग है, डक डक गो है, बाइडू है, येंडेक्स है। इंपॉर्टेंट सुनना, गूगल तो वर्ल्ड वाइड फेमस है इंटरनेट सर्च इंजन, याहू भी फेमस है बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन ये इनमें से ओल्ड वाला है, ओके। अब जो यहां पे बिंग है, BING, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। डक डक गो की खास बात ये है, सवाल इस पे ये आता है कि ये इनमें से खतरनाक माना जाता है प्राइवेसी के लिए सर्च इंजन। और इसमें सवाल आता है बाइडू किस कंट्री में ज्यादातर पाया जाता है? बाइडू है चाइना, ये वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन फेमस नहीं है, ये चाइना में ही सर्च इंजन है। येंडेक्स है
रशिया का सर्च इंजन, ये रशिया में सर्च इंजन पाया जाता है, ठीक है ना। यंडेक्स रशिया, बाइडू चाइना, डक डक गो प्राइवेसी के लिए मानते हैं इसको, बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, याहू है ओल्ड एंड पॉपुलर, और गूगल तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सर्च इंजन है ही। अब बताइए सही जवाब क्या है। याहू मैंने बोला सही जवाब, अभी नाम याहू बोला। लाइनेक्स ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, हर एक चीज को मैनेज करता है। MS एक्सेल जो है ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये आपकी एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशन के लिए, टेबल चार्ट या डाटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, कहने का मतलब सर्च इंजन बताओ सर, याहू। अब मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद इसी सेशन में दूंगा। मुझे बताइए गूगल क्रोम ये सर्च इंजन है या कुछ और है? मुझे बताइए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? और खाली गूगल ये वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? जहां पे क्रोम लिखा होगा मुझे बताओ वो क्या है, जहां पे खाली गूगल होगा मुझे बताओ वो क्या है। इसका जवाब अभी 5-10 मिनट बाद मैं आपको देता हूं इसी सेशन में। आप तब तक नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो, ओके। स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइए क्या है। फॉलोइंग सर्विस कौन सी है इनमें से जो एक यूजर को ये एलो करती है कि वो दूसरे कंप्यूटर जो कहीं और है इंटरनेट पे यूज करे? मतलब कि आप यूजर है, आप यहां पे सिस्टम है पे बैठे हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से आप दूसरे जगह पे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हो आप यहां पे यूजर यहां पे है, लेकिन करेगा इंटरनेट के जरिए दूसरा कंप्यूटर जो बहुत रिमोटली दूर है कहीं पे, इसको रिमोट लॉग इन भी बोलते हैं, करना, दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर को लॉग इन करना। अब मुझे बताइए ये जो सर्विस है ये इस सर्विस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेलनेट, ओके। टेलनेट है जो एलो करता है यूजर को टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट, ओके। अब ये आपको पता है ईमेल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ईमेल की वजह से आप एक कंप्यूटर से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं मैसेजेस। यूजनेट क्या है? यूजनेट तो डिस्कशन ग्रुप्स के लिए, ज्यादा न्यूज चैनल्स यूज करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन के लिए, डिस्कशन ग्रुप्स, ओके। टेलनेट तो बता दिया, जो आपका सही जवाब है 88 का सी। FTP है, याद रखना, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सिस्टम से इंटरनेट पे अपलोड करना होगा कुछ, या इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा फाइल, तो फाइल को अपलोड करना या फाइल को डाउनलोड करना, उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगता है। आगे हम ये देखते हैं, लेकिन हमारे 88th क्वेश्चन का सही जवाब है टेलनेट, दूर से कंप्यूटर को ऑपरेट करना इंटरनेट के जरिए। उसके बाद HTTPS जो है, इस S का मतलब क्या है? पूरा मतलब है, बताओ मुझे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कहीं कहीं पे सिर्फ HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये नॉर्मल वेब ब्राउजर है, वो सॉरी नॉर्मल वेब कम्युनिकेशन है, नॉर्मल वेब कम्युनिकेशन के लिए लगता है ये वाला प्रोटोकॉल HTTP। लेकिन जहां पे HTTPS भी लिखा होगा, याद रखना वो नॉर्मल नहीं है, वो सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, ओके। यहां पे S जो होता है सिक्योर, यहां पे डाटा जो है ना, डाटा वो ओपन नहीं होता, विजिबल नहीं होता, वो एनक्रिप्टेड होता है डाटा। और जहां पे S वाला लगा होगा, ये ज्यादा लगता है वहां पे जहां पे हैकर्स हैक नहीं कर सकते। ये नॉर्मल वेबसाइट्स पे नहीं लगता S, ये लगता है आधार वाली वेबसाइट्स पे, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, आप पैसे भरते वहां पे, पेमेंट के लॉगिन वॉगिन वगैरह, जो भी वेबसाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग डिटेल्स जहां पे होंगी, आधार डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, वहां पे S वाला प्रोटोकॉल ज्यादा लगता है सिक्योर। लेकिन पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। चलिए, तो सिक्योर है आपका सही जवाब। चलिए, What is the URL of a वेबसाइट? वेबसाइट का URL बताओ। देखिए बच्चा, URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मकसद क्या है? नाम से आप देख सकते हैं, ये बड़ा यूनिफॉर्म डाटा हो, किसी भी वेबसाइट का यूनिफॉर्म ये होता है। लेकिन सुनो, रिसोर्स लोकेटर, ये लोकेट करता है रिसोर्स,
मतलब कि याद रखना, ये लोकेट करता है इंटरनेट पे वेबसाइट्स को, और उन वेबसाइट्स के अंदर जो वेब पेजेस है उनको भी। तो कहने का मतलब ये है कि यूआरएल लगता है इस्तेमाल कहां पे? वेबसाइट्स लोकेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। और ये जो वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर जो वेब पेजेस होते हैं उनको भी आप कह सकते हैं, उनको भी लोकेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। अगर मैं आप ही के यूआरएल की बात करूं, जो यूआरएल आप देखते होंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जब आप जेके एसएसबी का कुछ भी देखते हैं वहां पे ऐसा होता है, ऊपर आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप पे, तो ऐसा होता है कुछ लिखा हुआ, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ होता है। अब आप मुझे बताइए ये है आपका यूआरएल। इसकी वजह से आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स या वेब पेजेस को खोल सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ये जो है ना, इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं यूआरएल के। एक यहां पे आपका प्रोटोकॉल हुआ, एचटीटीपीएस क्या है? ये प्रोटोकॉल है। और ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये आपका, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका पाथ क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका पाथ क्या है। एडवर्टाइजमेंट, यहां पे व्हाट्स न्यू होगा, सिलेबस होगा, इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर्स होगा। तो आपका पाथ क्या है? वो है आपका लास्ट की लाइन, लास्ट का पार्ट। मिडिल वाला पार्ट आपका डोमेन नेम है, स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका होता है प्रोटोकॉल। यही है यूआरएल। लेकिन सही जवाब आप मुझे दे दो, सही जवाब मुझे दे दो। तो सही जवाब है आपके इस क्वेश्चन का 90 का ए, लोकेट ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। पेरिफेरल कहां? पेरिफेरल डिवाइसेस थोड़ी लोकेट करेगा। तो ये आपका सही हुआ 90 का ए। आसान है। जल्दी से करते हैं खत्म सेशन को, जल्दी मुझे बताइए विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है वेब ब्राउजर? देखो वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है आपकी ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर ऐप है, ये ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप ओपन करते हो वेबसाइट्स को, जिसके अंदर होता है सर्च इंजन। वेब ब्राउजर के अंदर होता है सर्च इंजन। जैसे आपका वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम के अंदर आप देखते हैं गूगल, जो कि आपका सर्च इंजन है। तो याद रखना, गूगल खाली सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम, जहां पे क्रोम लिखा होगा वो आपका वेब ब्राउजर है। इसी तरह आपके वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव है आपका वेब ब्राउजर। उसके साथ साथ सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सारे आपके वेब ब्राउजर है। फिर से नाम लूं मैं आपका, फिर से नाम लूं, गूगल क्रोम, खाली गूगल नहीं, गूगल खाली होता है सर्च इंजन, क्रोम इंपॉर्टेंट है, गूगल क्रोम, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद ब्रेव, उसके बाद सफारी भी है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है। और इन वेब ब्राउजर के अंदर आपके सर्च इंजन पाए जाते हैं, जो मैंने ऊपर सर्च इंजन आपको बताया, गूगल वगैरह। अब इनमें से वेब ब्राउजर क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ब्रावो भी है। तो 91 का सही जवाब आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। एफटीपी अभी मैंने बोला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है फाइल्स को, अपलोड या डाउनलोड। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ये डी है सही जवाब इस क्वेश्चन का। उसके बाद मुझे बताइए कि देखिए जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं उनमें प्राइमरी एलिमेंट कौन सा होता है? इनमें से कंप्यूटर चिप्स किसके बने हुए होते हैं? कंप्यूटर जो चिप है वो बने हुए होते हैं सिलिकॉन के। क्यों? सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब कभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी 1, कभी ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिसिटी 0। ये 1 और 0 ही तो कंप्यूटर समझता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर ही लगता है कंप्यूटर चिप्स में। और सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन आपका सही जवाब है। सिलिकॉन चिप्स भी सुना होगा आपने। कभी सेमीकंडक्टर की खासियत देखो, कभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर 1, कभी नहीं कंडक्ट करेगा, ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिसिटी 0। 1 और 0 जब बना, कंप्यूटर समझ गया। चलो, कंप्यूटर की लैंग्वेज 1 एंड 0 में ही होती है, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है। Which of the following is designed to control the operation of a computer? अच्छा, मुझे बताइए कंप्यूटर के ऑपरेशंस कौन कंट्रोलर है? सर कंट्रोलर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, पूरा कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर के। जैसे विंडोज, जैसे एंड्रॉयड, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनेक्स, ये सारे के सारे हैं सर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर। ऐसा कोई एमएस वर्ड नहीं लिखा है, एमएस एक्सेल नहीं लिखा है, पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, मैक, और ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आप बोल सकते हैं ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, चलो
यहां तक ठीक है। रजिस्टर तो कुछ नहीं है सर, ये तो मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, फास्टेस्ट मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या डिस्क क्लीनर के लिए लगता है इस्तेमाल। हमारे लिए सही जवाब 94 का डी हो गया सर। चलो, अब है आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब आप जो है वो कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझेगा। आप कुछ कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा समझता है कंप्यूटर। वो 0 और 1 की भाषा समझता है, वो आपका नहीं समझता। तो आप जो भी लिखेंगे उसको बीच में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और बीच में जो ट्रांसलेटर होता है उसके ऊपर ही सवाल है कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर हो, ओके, इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ये सारे के सारे ट्रांसलेटर्स है। चलिए, बीच में हमारा जो क्वेश्चन है कंपाइलर, वो कंपाइलर क्या करता है? वो क्या करता है? वो आपका, आप जो यहां से टाइप करते हैं सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक वगैरह जो भी आप टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, उसको बोलते हैं इंसान की समझने वाली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वो कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर, दोनों के दोनों पता है क्या करते हैं? वो इसी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं 0 1 0 1 वगैरह में, जो कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर जो समझता है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। इवन की ये लोएस्ट लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज से बेटर वर्ड है लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, जो इंसान समझता है, ह्यूमन रीडेबल है। टेंशन मत लीजिए, फिलहाल इतना समझ लीजिए। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है, बताइए, कन्वर्ट करना प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब इस 95 का सही जवाब मुझे बताइए क्या है? सर, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 0 और 1 को, इसको और एक नाम बोलते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। याद रखना, 3 नाम आप याद रखना, मशीन लैंग्वेज, लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। ये तीनों नाम याद आप रखना। कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज तो यहां पे लिखा है 95 का आएगा सी, बाइनरी लैंग्वेज। ओके ओके। कंपाइलर क्या करता है? वही इंटरप्रेटर भी करता है। कंपाइलर जो करता है वही इंटरप्रेटर भी करता है, कि इंसान की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू रीडेबल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर 0101, मशीन लैंग्वेज या लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी वही करता है, मगर इंटरप्रेटर पूरा का पूरा नहीं करता, लाइन बाय लाइन करता है, धीरे धीरे चलता है इंटरप्रेटर, धीरे धीरे, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये इसीलिए स्लो होता है देन कंपाइलर। कंपाइलर तो पूरा का पूरा ही ट्रांसलेट एक साथ करता है। इंटरप्रेटर बेचारा थोड़ा स्लो चलता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट नहीं करता, ये थोड़ा लाइन बाय लाइन। इसीलिए स्लो इंटरप्रेटर है कि कंपाइलर? इंटरप्रेटर, क्योंकि ये थोड़ा धीरे चलता है, लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए फिर 96th क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वन कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड। सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। देखो, एमएस एक्सेल के अंदर होता है इंसर्ट फॉर्मूला डायलॉग, या उसको बोलते हैं फॉर्मूला प्लेट भी। उसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज को, एडिट कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। तो सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूलाज, ठीक है, ये आपका सही जवाब है। विंडोज क्या है? जल्दी से बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है ऑपरेटिंग। ये डाटाबेस प्रोग्राम जो है, इसमें आप बोल सकते हैं एमएस एक्सेस, ACCSS। वर्ड प्रोसेसर पता है क्या? एमएस वर्ड WRD, ये एमएस एक्सेस ऊपर, एमएस वर्ड इधर। और ग्राफिक प्रोग्राम आपका है, जैसे पेंट आपने सुना होगा, फोटोशॉप आपने, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वो सारा का सारा ग्राफिक प्रोग्राम है। लेकिन एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, www इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, बताइए मुझे इसका सही जवाब क्या है? वेरी गुड, इसका सही जवाब है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मेंटेन कौन करता है? देखो, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप और मेंटेन, इसके स्टैंडर्ड्स जो है ना, इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करता है बच्चा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसको W3 कंसोर्टियम भी बोलते हैं, तो W3 कंसोर्टियम आपका सही जवाब है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वही वर्ल्ड वाइड वेब जिसको फाउंड किया था, फाउंडर इसका या इन्वर्टर इसका है टिम बर्नीज ली। चलिए, तो हमारा सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, डी, 98 का डी। छोटी सी फाइल बताओ, स्मॉल टेक्स्ट फाइल का मतलब स्मॉल मेमोरी वाली टेक्स्ट फाइल।
जो क्रिएट करता है वेबसाइट ही क्रिएट करता है और उसी में स्टोर रहता है, कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप किसी वेबसाइट पे गए, आप किसी वेबसाइट पे किए, लॉग इन किया आपने जीमेल, फेसबुक, इंस्टा, अमेजोन अमेजोन ये आपने लॉगिन किया। तो वेबसाइट पे जब आप गए तो लॉगिन किया, फिर आपने क्या किया, आपने क्लोज किया इसको, अमेजोन को, फेसबुक को, जीमेल को। जब आप दोबारा खोलते हैं तो आप वो ऑलरेडी देखते हैं लॉग इन ही है, क्योंकि वेबसाइट क्या करता है, वो क्रिएट करता है कुकी। कुकी का मतलब है कि एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, स्मॉल मेमोरी वाली, जहां पे आपका ये स्टोर रहता है जो भी आपने लॉगिन किया। तो कुकी क्या करता है, आपके डिटेल्स स्टोर करता है। दूसरी बार जब आप खोलते हैं तो वहां पे आपको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुकी स्टोर्स योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। और ये जो आपने टेक्स्ट किया हो, टेक्स्ट फाइल होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल, जो आपने लिखा होगा उस टाइम पे वेबसाइट पे, वहां पे वो वेबसाइट उसको स्टोर करती है आपके ही कंप्यूटर में। तो कुकी आपका सही जवाब बन जाता है इसका। अब आप मुझे बताइए इसका सही जवाब, मैच द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पे वो टाइप ऑफ प्रोग्राम जो डैमेज करेगा, स्टील करेगा डाटा, या एब्यूज मतलब मिसयूज करेगा कंप्यूटर सिस्टम को, उसको बोलते हैं मालवेयर। तो पहले आएगा 2। उसके बाद मुझे बताइए कोई ईमेल या कम्युनिकेशन जो आपको भेजा जाता है आपको ट्रिक करने के लिए, जब आप उसको देखते हैं तो आप अपनी सेंसिटिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं। आपको कोई मैसेज आती है कि आप अपने आधार कार्ड दे दो और ऐसा 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 मिलेगा, आप अपना इनाम ले लो, वगैरह 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 वगैरह। ऐसी जो ईमेल्स आते हैं या कम्युनिकेशन या मैसेजेस आपके फोन पे आते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग। तो इसको आएगा फिशिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कोई ओरिजिनल इन्वेंटर है किसी भी चीज का, कि बाकी उसकी ये इन्वेंशन यूज ना कर सके किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं, आप अपने पेटेंट राइट्स लगाते हैं कि देखो ये मैं ओरिजिनल इन्वेंटर हूं, मैं अपने प्रोटेक्ट करता हूं इस चीज को कि बाकी यूज ना करे। पेटेंट राइट्स आपने सुना होगा। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की जो है, वो अपना राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं प्राइवेसी, ठीक है। फिर आता है प्राइवेसी, तो 1 को आएगा 2, सेकंड को आएगा तो 2 3 4 1 जहां पे है वही आपका जवाब है। 2 3 4 1 जहां पे है वही आपका जवाब है। 2 3 4 1 आपका बी में है, तो यही है 2 3 4 1। इस तरह से आपका कंप्यूटर सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग कंपोनेंट। सबसे पहले हम यहां से सबसे पहले यहां से एक सेकेंड, सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस कराएंगे। रीजनिंग कंपोनेंट यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 78 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है नंबर सीरीज के ऊपर, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूं। 11, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों को ये गलत भी हुआ था। 36, उसके बाद क्या आएगा 121, 185 और फिर 266। अब आपको बताना है क्या आएगा। देखो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 25 होता है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 64 है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 81 आ जाता है। और अगर आपका थोड़ा आइडिया होगा, 25 है असल में 5 का स्क्वायर, ये है असल में 8 का स्क्वायर, और 81 है असल में 9 का स्क्वायर। तो आइडिया ये आता है कि जो यहां पे बीच में डिफरेंस निकलेगा वो होगा 6 का स्क्वायर, और जो यहां पे बीच में डिफरेंस निकलेगा वो होगा 7 का स्क्वायर। तभी जाके ये पैटर्न एक बन जाता है नंबर सीरीज। इसी पैटर्न पे शायद ये है जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 6 का स्क्वायर जो है वो सब बच्चों को पता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, ओके। अब सर इस डब्बे में क्या आएगा, जो डब्बा है इस पे क्या आएगा, मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इस पे क्या आएगा। इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चों को आइडिया हो गया होगा। इसको करने के लिए आप देखो ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 11 और 25 को अगर आप जोड़ेंगे वो आपका 36 निकलेगा, ओके। इसी तरह यहां पे भी देखो 185 को अगर आप ये 81 जोड़ेंगे, 185 को 81 जोड़ो वो आपका 266 आएगा। इस 121 को अगर आप 64 जोड़ेंगे, 64 प्लस करेंगे वो आपका आएगा 185। इसी तरह यहां पे भी ये 36 को अगर हम ये वाला 36 जोड़ेंगे प्लस करेंगे 36, वो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है 70।
36 और 36 बन जाता है 72। 72 सही जवाब है। इसको बहुत सारे तरीकों से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं 121 को क्या करेंगे, -49 जो आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, या 72 और 49 को प्लस करो 122, 121 आ जाएगा। 72 को प्लस करो 49 के साथ 121 आ जाएगा। तो शॉर्ट में हमारा सही जवाब 78 का बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से सवाल था। कोडिंग डिकोडिंग से ये सवाल था, देखो फॉर्म को कोड किया गया है HTTP, एग्स को कोड किया गया है एज ये, और फूड को क्या कोड आएगा। अब आपको लॉजिक देखना है कि इनके बीच में का लॉजिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म और HTTP का बीच में लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक देखेंगे, देखो एफ के बाद क्या आता है, जी, फिर एच, ए के बाद क्या आता है, बी, सी, फिर ये डी बन गया, आर के बाद एस और ये टी आ गया, एल, एम, 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 एन, ओ, और फिर ये आपके सामने पी आ गया। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक है जो समझ आ जाता है। देखते हैं ये लॉजिक यहां पे भी लग जाता है कि नहीं। ओके, पहले को बीच में एक है, ई, एफ, जी आ गया, हाँ सर। अब ये इन दोनों के बीच में दो आएंगे, जी, एच, आई, जे, वेरी गुड। जी बीच में एक, एच और आई आ गया, यहां है ना आई, आ गया ना आई। उसके बाद एस, टी, यू, और ये आ गया आपका वी, है ना। तो क्लियर है सर, क्लियर है सर। यही सेम टू सेम लॉजिक हम लगाते हैं फूड पे भी। तो अगर आप फूड पे ये लॉजिक लगाएंगे FOOD पे, तो सेम टू सेम लॉजिक लगाओ और बताओ मुझे आंसर। पहले आप बताओ एफ के बाद क्या आएगा, जी, और यहां पे एच। ओके, अब नीचे से दो लगा लो, ओ पी क्यू, और यहां पे आर आएगा दूसरा। ओके, फिर ओ के बाद बीच में आएगा पी, और यहां पे आएगा पी के बाद क्यू। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। डी के बाद आप दो लगाओ, डी, ई, एफ, और यहां पे आएगा जी आपका। तो ये सर हमारा, ये सर बन जाता है, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये हमारा सर बन गया HRQG। HRQG सही जवाब जो है वो है सी में, HRQG, ये है हमारा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, एक इंसान को पॉइंट करते हुए, ठीक है, एक इंसान को पॉइंट करते हुए, नीचे जवाब दे दो। चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से देख के जवाब दे दो, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ, देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका, रॉकी ने बोला, किसने बोला, और माई कहां लिखा है, ये सेड और माई को जोड़ना पड़ता है। आसान होते हैं ये क्वेश्चन इस ट्रिक की वजह से। किसने बोला, सबसे पहले लिखो रॉकी सर। चलो सर मैं लिखता हूं ROCKY, रॉकी ने बोला। और रॉकी एक मैन है, मैन है तो मैं डब्बा बनाऊंगा, गोल हम फीमेल के लिए देते हैं, सर्कल फीमेल, डब्बा मेल। चलो चलो सर, रॉकी हमने उतार दिया यहां पे, ये रॉकी मैन है, और रॉकी जो मैन है उसी ने बोला, हमने सबसे पहले इसको लिखा। अब आप ऐसा मत पढ़ो, फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रेट डॉटर इन लॉ, ऐसे मत पढ़ो, रिवर्स में देखो, माई जहां पे है, माई डॉटर इन लॉ। तो रॉकी की डॉटर इन लॉ पहले बनाओ। रॉकी की डॉटर इन लॉ होती है रॉकी के बेटे की बीवी, रॉकी की बहू, वही है डॉटर इन लॉ। तो हमने ये माई डॉटर इन लॉ भर दिया, माई डॉटर इन लॉ भर दिया। अब माई डॉटर इन लॉ जब भर दिया, मतलब हम पहुंचे यहां पे। उसके बाद लिखना है डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अब ऐसे ऐसे वापस 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 आना होता है इन क्वेश्चंस में। तो डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की डॉटर, तो डॉटर इन लॉ की डॉटर जो है वो आप ऐसे बनाओ, ये है डॉटर। चलो डॉटर, अब पहुंचे हैं हम डॉटर के पास। उसके बाद क्या है, फादर ऑफ द डॉटर, डॉटर का फादर। तो डॉटर का फादर अगर आप देखेंगे वो तो ये है, वो तो ये है, पहुंचे हम यहां। तो डॉटर का फादर तो ये है, ये डॉटर के मां बाप तो ये दोनों है, ठीक है। चलो पहुंचे हम यहां, जब हम यहां पहुंचे तो यही है फादर, है ना। तो ही इज द फादर, इसी फादर। तो ये जो डॉटर का फादर है, इसी के बारे में रॉकी क्या बोलता है, पॉइंटिंग टू ए मैन, रॉकी सेड। तो असल में रॉकी पॉइंट इसी की तरफ करता है, ये जो मैन है इसी की तरफ ये पॉइंट करता है रॉकी। तो रॉकी असल में इसकी तरफ पॉइंट करता है। अब सवाल है, रॉकी क्या लगता है इस मैन को, मतलब कि रॉकी और ये मैन के बीच में सवाल है। अब रॉकी क्या लगता है इस मैन को, रॉकी इस मैन का बाप है। ये मैन रॉकी का बेटा तो है, ये मैन रॉकी का बेटा है, लेकिन रॉकी
क्या है वो सवाल है। रॉकी है बाप इस मैन का, तो रॉकी है फादर इस मैन का, तो सही जवाब फादर हो गया। अगर ये सवाल होता कि ये मैन जो फोटो पे है, ये जो मैन जिसके ऊपर पॉइंट किया रॉकी ने, ये मैन क्या लगता है रॉकी का, रॉकी बेटा है, सॉरी मैन बेटा है और रॉकी फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें बोलना था रॉकी क्या है, फादर है, 80 का सी, बात खत्म। चलिए एक सेकेंड, ओके। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, फिर से नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फिर से नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखो 2 3 2, चलो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूं, चलो बताओ मुझे इसका सही जवाब क्या आएगा। इसको करने के लिए आप एक काम करो, सिंपल है ये, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो वो 11 आएगा, माइनस करो, -11 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 221 को माइनस आप करो 22, वो आपका आ जाएगा 199। यहां पे भी माइनस करो, यहां पे जब आप माइनस करते हैं तो यहां पे -55, तो आपको आइडिया होता है शायद -11 -22, इन दोनों के बीच में शायद -33 होगा, और इन दोनों के बीच में शायद -44 होगा। यही सीरीज, यही पैटर्न, आपको आइडिया आ जाता है कि पैटर्न यही है। अब सेम टू सेम पैटर्न है, और अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। कौन बोलेगा आप में से आंसर क्या आएगा, चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आंसर है 166D। ये कैसे आपने निकाला, आप 199 को माइनस करो 33, 199 को माइनस जब आप 33 करते हैं तो 166 यहां पे आ जाएगा, और क्रॉस चेक करो फिर, 166 को माइनस करो आप 44, वो आपका 122 आ जाएगा। तो आपका 166 सही जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 81 का, 81 था ना, 81 का डी। चलो 81 का डी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए डिक्शनरी जो इंग्लिश की होती है उसमें से पहला कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन वर्ड आएगा, इनमें से कौन सा वर्ड आप प्रॉपर मुझे बता दो। सब में पहले APP लिखा है, तो डिक्शनरी में ये APP आप देखेंगे साइड बाय साइड ही होंगे, तो सब में पहले APP लिखा है, तो APP को कैंसिल ही करो, इनसे हमें नहीं पता चलेगा डिक्शनरी में सबसे पहले कौन है। और डिक्शनरी में आपको पता है सबसे पहले A आता है, फिर B के आते हैं, फिर C सीरीज आती है, फिर D सीरीज आती है। जब APP सबको पहले पहले लिखा है तो हम इससे नहीं पता कर पाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद यहां पे E है, यहां पे R है, यहां पे भी R है, लेकिन यहां पे A है और यहां पे भी A है, मतलब कि ये दोनों के दोनों डिक्शनरी में पहले होंगे। लेकिन अब ये दोनों में से डिक्शनरी में सबसे पहले कौन होगा वो आप मुझे बताओ। यहां पे भी सर A को क्रॉस मारो, A को क्रॉस मारो, दोनों के दोनों A है, लेकिन उसके बाद सर दोनों में तो R भी है, R और R भी है, तो R भी हटाओ, दोनों में R भी है। अब देखो, यहां पे I है और यहां पे E है, बताओ मुझे दोनों में पहले कौन आता है, ABCDE। I तो बाद में आता है, तो सबसे पहले ये V आएगा, तो V जहां पे है वही आपका जवाब है। लेकिन सर V सबसे पहले जो ये V है, ये V, ये तो दो ऑप्शंस में है सर, अब क्या करें। अब आपको पता है कि ये लास्ट दो मैंने बोला ना, ये लास्ट दो सबसे पहले डिक्शनरी में होंगे, क्योंकि APP के बाद यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे A आ गया, और इसीलिए से ये 4 वाला दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि A और A दोनों में है। APP के बाद A है, A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी, क्योंकि ये सबसे पहले आ गया तो बचा ये 4, तो यहाँ पे 5 के बाद 4 सर सिर्फ C में है, मतलब D हमारा गलत हो जाता है, मतलब हर सर हमारा D गलत हो जाता है। तो सही जवाब हमारा सर इसका C बन गया, 82 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैकेंट और एम्प्टी में जो लॉजिक लगा वही आपको आगे लगाना है। सर वैकेंट और एम्प्टी तो सिनोनियम्स है, ये तो सिनोनियम्स है, सिमिलर वर्ड्स है। एनॉर्मस का सिनोनियम या क्लोजेस्ट वर्ड बताओ। एनॉर्मस होता है बड़ा, ह्यूज, ये साइज, एनॉर्मस साइज, ह्यूज साइज, तो ह्यूज है सही जवाब। सफिशिएंट नहीं है, एम्पल नहीं है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सफिशिएंट और एम्पल दोनों के दोनों आपको क्वांटिटी बताते हैं। सफिशिएंट होता है एनफ, एम्पल होता है मोर देन एनफ, लेकिन एनॉर्मस और ह्यूज दोनों के दोनों क्वांटिटी से ज्यादा साइज बोलते हैं, साइज, तो ह्यूज। तो मोस्ट क्लोज वर्ड आप बोल सकते हैं सी है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 83 का। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताओ। चलो, ऑड लेटर ABCD में बोलना है, ऑड कौन सा है। ऑड निकालने के लिए आप मुझे एक बात बताओ,
क्या लगता है आपको लॉजिक? चलो मैं नजदीक लाता हूं और देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाएंगे आप। बताओ इनमें से ऑड कौन सा है। देखो लॉजिक आप ऐसे लगाओ, जी के बाद आता है जी एच, फिर आई, फिर ये जे आ गया, फिर जे तो जे है ठीक है, फिर उसके बाद जे के बाद के और फिर एल आता है। ठीक है सर, ई एफ जी एच, फिर एच, यहां पे एच और एच एक ही है, एच, एच के बाद आई जे फिर के। सर ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। अब हमें सी और डी से पता चलेगा कि सी डी का जो ऑप्शन है वो ए से मिलता है कि बी से मिलता है, ए से मिलता है कि बी से मिलता है। चलो देखते हैं। ए के बाद आता है बी सी, फिर ये डी और फिर यहां पे डी, फिर यहां पे आएगा ई एफ, फिर आपका जी। तो सर ये और ये तो सेम है, मिलते हैं, मतलब हमारा ऑड वन शायद सर ए होगा। क्रॉस चेक करते हैं। ऑड वन मतलब कि जो बाकियों से अलग है। चलो ओके वी, ओके देखते हैं आप, देखते हैं आप वी डब्ल्यू एक्स एबीसी वी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ हाँ डब्ल्यू एक्स वाई, ओके। वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद फिर से शुरुआत होती है ए से, तो जेड ए बी। हाँ सर वी डब्ल्यू एक्स फिर वाई, वाई वाई के बाद जेड ए और बी। सर ये और ये तो मिलते हैं, ये तीनों के तीनों मिलते हैं, तो ये तीनों के तीनों सिमिलर है, तो चारों में से ऑड वन जो है ना वो ए है। तो हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑड वन जो निकालना था वो है 84 का ए। चलो यहां पे भी ऑड वन निकालना है, जल्दी से बताओ ऑड वन कौन सा है। ऑड वन इनमें से कौन सा है? ऐसे ही निकालते हैं सर, ऐसे ही निकालते हैं ऑड वन, देखते हैं कौन सा है सर, ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, फिर देखो के बाद आता है एल, एल के बाद नहीं, एल तो एल से बहुत पहले आई आता है, तो सबसे पहले आई ही आता है। आई के बाद आता है जे, फिर के बाद एल और एल के बाद आता है एम एन और फिर ये आपका ओ। क्या यही लॉजिक बाकी जगह पे अप्लाई होते हैं? देखते हैं एक बार। तो पी से शुरुआत करते हैं, पी के बाद आता है क्यू, ओके सर, फिर आर आता है, ठीक है। आर के बाद एस आना चाहिए, वेरी गुड, और एस के बाद दो आने चाहिए फिर टी, नहीं सर, एस के बाद डायरेक्टली टी आता है, एलएमएनओ पी क्यू आर एस टी, एस के बाद टी आता है। ये और ये दोनों आपस में ऑड है, अलग अलग है। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, वो सी और डी से पता चलेगा। ये सी इधर मिलता है, इधर मिलता है, हम फिर पता करेंगे आंसर क्या है। देखते हैं, ओके देखते हैं, देखते हैं। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद डायरेक्टली एक्स आता है। ओके सर ये तो इसके साथ मिलता है, फिर से शायद ए आंसर होगा। एक बार हम चेकआउट यहां पे कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। एफ के बाद आता है जी एच, एच यहां पे, एच के बाद आई और आई के बाद डायरेक्टली जे, बीच में कोई नहीं, लेकिन यहां पे बीच में दो आ गए, एम एन आ गया। तो हमारा सही जवाब ए है, क्योंकि ए ही ऐसा है जिसके एल और ओ के बीच में एम एन आता है, एल और ओ के बीच में एम एन आता है। तो हमारा सही जवाब ए है, जो कि ऑड वन है, बाकियों से अलग है। तो 85 का ए। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी जाके आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी। देखिए फिलहाल हम देखते हैं, ये जनरल नॉलेज भी हमने डिस्कस कर लिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61, ये आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ, सेशन को खत्म करते हैं। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, देखो ये क्वेश्चन असल में गलत हुआ था। जेके एसएसबी को रिप्रेजेंटेशन भी गया, लेकिन जेके एसएसबी ने इसको बोला चलो ये तो कॉमन सेंस है, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। असल में क्या है, असल में ये क्वेश्चन क्या है, उल्टा है। HCF आपका 21 है और LCM आपका 84 है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, फिर भी जेके एसएसबी ने इसको चेंज नहीं किया, हालांकि बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन की डाली, हल्ला मचाया, बोला कि सर ये क्वेश्चन गलत है। जेके एसएसबी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोला कि चलो क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी इतना तो समझदार हुआ आप, क्या आप समझ सकते हैं कि HCF 21 है और LCM 84 है। अब निकालो, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1-4 देन द लार्जेस्ट ऑफ द, दो नंबर है और रेशियो है दोनों नंबर का 1 और 4, लार्जेस्ट ऑफ द, दोनों नंबर में लार्जेस्ट नंबर आपको बोलना है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का करो। देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, 1 और 4, 1 और 4 नंबर अगर आप निकालेंगे तो 1x और 4x, ये नंबर आप निकालेंगे। देखो ना, x से x निकलेगा आपको 21। HCF की बात कर रहा हूं मैं, HCF की बात कर रहा हूं, तो x निकलेगा आपका 21। तो अगर x 21 है तो 1 इंटू एक्स आपका 21 हो गया और 4 इंटू एक्स हो गया 4 इंटू 21, 4 इंटू 21, देखो 1 इंटू 21 आपका 1 इंटू एक्स हो गया
1 इंटू 21 वो 21 ही हुआ। 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 मुझे बता वो कितना होता है, वो आपका 84 आ जाता है। तो ये 21 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 84 आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो आपको लार्जेस्ट नंबर ही बोला था दोनों नंबर में से, तो आपको 84 है लार्जेस्ट नंबर, तो 61 का सी है सही जवाब। लार्जेस्ट नंबर आपको 84 निकल जाता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपका बीप 60 सेकंड्स के बाद बीप करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 62 सेकंड्स के बाद बीप करता है। दोनों ने बीप किया 10 बजे। 10 बजे इन्होंने बीप किया। नेक्स्ट टाइम ये दोनों के दोनों टुगेदर कब बीप करेंगे? नेक्स्ट अर्लीस्ट टाइम आपको बोलना है, नेक्स्ट टाइम कब बीप करेंगे। ये आपका निकलेगा जब आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से ही आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एलसीएम अगर आप देखेंगे 60 सेकंड्स और 62 सेकंड्स का एलसीएम निकालो। 60 सेकंड्स और 62 सेकंड्स का एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में आपको 1860 सेकंड्स मिलेगा, जो होता है आपका 31 मिनट्स के बराबर। तो 31 मिनट्स के बराबर वो होता है। 10 बजे तो बीप किया, तो 10 बजे के बाद 31 मिनट्स जब होंगे ये फिर से बीप करेंगे। शॉर्ट में यही आंसर है। तो 10 बजे के बाद 31 मिनट्स जब होते हैं वो बन जाता है आपका 10:31 AM। तो 62 का आंसर है बी, मतलब 10:31 AM। 31 मिनट्स के बाद 10 बजे किया, 31 मिनट्स के बाद फिर से टुगेदर बीप करेंगे, तो 62 का आंसर बी आ गया। अब ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, ये बहुत आसान है क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप एक सेकंड, आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दो। चलो, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो बच्चा, यहां पे बोल रहा है 1/3 ऑफ द बॉयज और वन हाफ 1/3 ऑफ द बॉयज और 1/2 ऑफ द गर्ल्स कॉलेज के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सोशल वर्क प्रोजेक्ट में। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नंबर जो स्टूडेंट्स का है ना वो 300 है, जिसमें से 100 तो बॉयज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज निकालना है आपको। कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, और पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स जो 300 है ना, उनमें से 100 बॉयज है। अब यहीं से निकलेगा। पहले आप बॉयज पार्टिसिपेटिंग मुझे बताओ कितने हैं। सर बॉयज पार्टिसिपेटिंग 100 है 300 में से। ओके, अगर बॉयज पार्टिसिपेटिंग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट बॉयज ने 100 किया 300 में से, जिन्होंने 300 में तो टोटल पार्टिसिपेट हुआ, 300 टोटल पार्टिसिपेट है। बॉयज 100 है पार्टिसिपेटिंग। गर्ल्स कितना पार्टिसिपेटिंग हो, पहले मुझे पार्टिसिपेटिंग बताओ। 300 में से 100 तो बॉयज है पार्टिसिपेटिंग, गर्ल्स फिर 200 बचे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि टोटल 300 ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओके सर, इतना तो क्लियर है। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं कॉलेज में। पार्टिसिपेट टोटल 300 ने किया, जिसमें 100 बॉयज थे, तो मतलब गर्ल्स 200 थे। पार्टिसिपेटिंग वाले निकल गए। लेकिन टोटल कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको बोलने हैं, ये कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स आपको बोलने हैं कितने हैं। सर अभी जो पार्टिसिपेटिंग में हमने निकाला, 1/3 ऑफ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और 1/2 ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ 100 जो बॉयज है ना, ये 1/3 है ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज। तो 1/3 है ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज। तो ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज जब आप देखेंगे तो वो आपके होंगे फिर 300, क्योंकि 300 का ही 1/3 आपका 100 आ जाता है। ओके, और 1/2 ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। 200 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 1/2 ऑफ गर्ल्स है। 1/2 ऑफ गर्ल्स है जो कि 200 है। तो 1/2 ऑफ टोटल गर्ल्स जो है उनने पार्टिसिपेट किया, जो कि 200 है। तो मतलब 400 में से 1/2 जब आप निकालेंगे वो आपका 200 गर्ल्स बन जाता है। तो टोटल जो बच्चा है कॉलेज का वो 300 बॉयज है और 400 गर्ल्स है। तो 300 और 400 को मिलाकर 700 निकल जाएगा। तो 63 का सी है आपका सही आंसर। 63 का सी है आपका सही आंसर, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक स्टेयर है 10 फीट हाई। ईच स्टेप 1/2 फुट का है अपवर्ड एंड 1 फुट है फॉरवर्ड। देखो भाजी, एक स्टेयर है, इसकी हाइट कितनी है? 10 फीट। एक स्टेयर है 10 फीट हाइट है। अब ये जो स्टेयर है, ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप में जब आप देखते हैं ना, ये हाइट वाला मतलब कि अपवर्ड वाला फुट, ये आपका सिर्फ आधा फीट है, 0.5 फीट या 1/2 फीट, आधा फीट। और ये वाला है फॉरवर्ड वाला आपका 1/2 फुट नहीं 1 फुट है। 1/2 फुट नहीं 1 फुट, तो ये वाला 1 फुट है। समझ आया ना? तो यहां पे अगर मैं थोड़ा बड़ा बना लूं ऐसे, तो ये जो है ये आपका 0.5 है और ये आपका 1 फीट है। ठीक है, ये आपका 1 फीट है, सॉरी 1.5 नहीं, 1 फीट है। चलो, अब आप मुझे बताइए सवाल क्या है। सवाल ये है कि कितनी डिस्टेंस एक आंट ट्रेवल करेगी। जो आंट ने ग्राउंड से स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल मतलब यहां से आंट ने स्टार्ट किया और टॉप पे जब ये पहुंचेगी
तो आप बताइए 8 ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, व्हाट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ये स्टेप्स आप ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ओके ये स्टेप ऐसे, अब आप मुझे बताइए तो 8 ने यहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, यहां पे टॉप पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है। तो अब आप मुझे बताइए कितना टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस करने के लिए सर हम एक स्टेप देखते हैं, पहले एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप देखते हैं, एक कितना है सर। एक स्टेप अगर हम देखेंगे सर, एक स्टेप तो यहाँ पे आधा फुट है 0.5 और यहाँ पे 1 फुट है, मतलब एक स्टेप है टोटल 1.5 फीट। आधा फुट और 1 फीट मिलाओ वो होता है 1.5 फुट। सर 8 को एक स्टेप करने के लिए 1.5 फुट लगेगा। टोटल कितने स्टेप्स है? अगर ऊपर से नीचे तक 10 फीट है और यहां से यहां तक एक स्टेप है, मतलब आधा फीट का एक स्टेप है। 10 फीट टोटल है, लेकिन आधा फीट का एक स्टेप ऊंचाई है, ऊंचाई हाइट अपवर्ड फुट आधा फुट है। तो ये आधा 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 करके टोटल स्टेप्स 20 स्टेप्स होते हैं। अगर टोटल स्टेप्स 20 स्टेप्स है, हर एक स्टेप 1.5 स्टेप है, तो टोटल स्टेप्स मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। हर एक स्टेप 1.5 फीट है, 20 स्टेप्स है, तो 20 इंटू 1.5 फीट आप करो, वो आपका निकलेगा 30 फीट कवर करना पड़ेगा आपके 8 को इस डिस्टेंस के लिए। तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने उन दिनों 30 लगाया था, जो कि गलत था। पता है क्यों? क्योंकि ये जो यहां पे 8 पहुंची, यहां पे, फिर उसको तो ये वाला हिस्सा कवर करना है, 0.5 उसको कवर करना है, लेकिन आगे उसको कोई कवर नहीं, क्योंकि 8 तो ऊपर पहुंच गई। अब उसको फॉरवर्ड 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, ये ऊपर टॉप पे पहुंच के फॉरवर्ड 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर टॉप यहीं पे पहुंच गई 8। तो 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, मतलब 30 को माइनस करो 1 फीट, आप 30 को माइनस करो 1 फीट, आप वो आपका 29 निकलेगा। तो 29 फीट ही आपका सही जवाब था। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन पे गलत हुआ था उस दिन। तो 64 का सही जवाब बन जाता है डी, 64 का सही जवाब बन जाता है डी, ठीक है। ओके चलो चलो चलो, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। लेक्चर सीरीज के अंदर आपको A to Z ये चीजें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं। ईच चाइल्ड इज 10, देखो भाई हर बच्चे को 10 स्वीट्स दिए गए। जब हर बच्चे को 10 स्वीट्स देते हैं तो 3 स्वीट्स बचते हैं। जब हर बच्चे को 11 स्वीट्स देते हैं तो 4 स्वीट्स बचते नहीं, 4 स्वीट्स कम पड़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आपको बताने हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा कितना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हम निकालेंगे तब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन x मानेंगे। अगर हम 10 बच्चों को 10-10 स्वीट्स देते हैं, 10x, और फिर 3 बचते हैं। अगर हम 11 स्वीट्स देते हैं ईच बच्चे को, x है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x से पता चलेगा हमें, तो 11x, तो 4 माइनस रहते हैं, 4 बच जाते हैं। इनको आप इक्वेट करो आपस में। जब आप इनको इक्वेट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, दोनों को आप इक्वेट करो, तो आप निकालो ना 4 को इधर लगाओ, 4 प्लस हो जाएगा, 4 + 3 = 11x - 10x, है ना। तो यहाँ पे 11 - 10 होता है x होता है बराबर 4 + 3 होता है 7, तो x निकल गया आपका 7। अभी आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 निकल गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल गया, आंसर नहीं निकला, 7 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आप लगाओ इसमें, इसको x आपका 7 निकला, तो देखो ना 10 इंटू x, 10 इंटू 7, ओके प्लस 3 इक्वल टू वही है आपका टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। 10 इंटू 7 + 3 इक्वल टू होता है 10 इंटू 7 होता है 70 + 3 होता है 73 स्वीट्स निकलेगा। आप x को अगर यहां पे भी लगाते ना, 11 इंटू x, 11 इंटू 7 होता है 77, -4 होता है फिर से 73। ये देखो 73 फिर से निकला, 73 यहां पे निकला, तो 73 आपका सही जवाब है। 65 का C हो गया, 65 का C हो गया 73। ओके 66 क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये अब मैं आपको होमवर्क रखता हूं, एक सेकंड क्या हो गया। अब मैं आपको होमवर्क रखता हूं बाकी क्वेश्चंस, लेकिन ये 66 वाला कर लेते हैं पहले। इन ए फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। देखो फादर एंड मदर का एवरेज एज है 35, मतलब फादर को भी 35 ईयर्स है और फिर मदर का भी 35 ईयर्स है, तो मिला के दोनों का 70 ईयर्स बन गया। फादर और मदर के मिला के दोनों के 70 ईयर्स हो गए, ठीक है। एवरेज एज अगर आप देखेंगे फादर का भी, मदर का भी और बच्चे का भी, तब 27 ही है, 27 ही है फिर। तो फादर, अब देखते हैं फादर का भी, मदर का भी और सन का भी एवरेज एज 27 है, तो फादर भी 27, मदर भी 27, एवरेज एज है ना, तो सन का भी 27। तो टोटल कितना आया फादर, मदर और सन का टोटल आपका 81 ईयर्स आ गया।
जब आप फादर मदर का ही एवरेज एज देखते हैं तो टोटल 70 ईयर्स है। जब आप फादर मदर और सन का एवरेज ईयर्स देखते हैं तो टोटल 81 ईयर्स है। अगर बच्चे का ही निकालना है तब आप ये 81 को माइनस करो 70 से, आंसर निकल जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल सा है। तो 81 को माइनस करो आप 70 से तो 11 ईयर्स निकलेगा। 66 का सही जवाब है सी, 11 ईयर्स। अब आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम कर ही लेते हैं, फिर इसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आपको होमवर्क 5-8 क्वेश्चन होंगे, वो 8 क्वेश्चन के आसपास होमवर्क रहेंगे। लाइब्रेरी में एवरेज है 510 विजिटर्स का संडेज को। चलो सर संडेज को 510 आते हैं, लेकिन बाकी दिनों को 240 आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ जो है वो आपको निकालने हैं। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स आपको निकालने हैं 30 डेज में, बिगिनिंग विद संडे, मतलब 30 डेज में बिगिन विद संडे, ये बिगिन विद संडे इंपॉर्टेंट है। 30 दिन का एवरेज, संडेज को आते हैं 510 स्टूडेंट्स विजिटर्स, बाकी दिनों आते हैं 240 स्टूडेंट्स या विजिटर्स। अब आप मुझे बताओ एवरेज में 30 डेज में क्या होगा, हर एक दिन एवरेज में निकालो। और संडे से स्टार्ट होता है ये 30 डेज का मंथ। अगर संडे से स्टार्ट होता है तो एक महीने में संडेज 4 ही नहीं आएंगे, फिर 5 आएंगे, क्योंकि संडे से स्टार्ट होता है। मतलब 1 तारीख भी संडे है, 8 तारीख भी संडे है, 15 तारीख भी संडे है, 22 तारीख भी संडे है, 29 तारीख भी संडे है। तो टोटल संडेज गिनाओ, 4 नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर बिगिनिंग विद संडे नहीं होता ना, तब शायद आप बोलते 4 संडेज है, लेकिन संडे से बिगिन होता है, मतलब 1 तारीख को भी संडे है। तो टोटल जो संडेज हुई ना वो 5 हुई, तो 5 संडेज आई, 5 संडेज। और संडेज का कितना आता है एवरेज, 510। तो संडेज में से जो विजिटर्स है वो आप मल्टीप्लाई करो 5 संडेज को 510, तो 2550 आ जाता है। ये 2550 संडेज को विजिट करें। बाकी दिन कितने बचे महीने में? 30 डेज में 5 दिन तो संडेज है, बाकी बचे 25 अदर डेज। 25 अदर डेज, जो 25 अदर डेज है उनमें आप बताओ मुझे 240 विजिटर्स या स्टूडेंट्स आते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 240 से, वो आपका निकलेगा 6000। तो बाकी दिनों के लिए 6000 आते हैं, तो 2550 टोटल संडेज को, बाकी दिनों को 6000, तो दोनों को प्लस आप करो, उतने टोटल स्टूडेंट्स आते हैं एक महीने में। तो टोटल आते हैं 8550। जब आप टोटल कर लिए, अब एक दिन का एवरेज निकालना आसान है। 30 दिनों में आपके 8550 विजिटर्स आए। एक दिन में निकालने के लिए आप करो डिवाइडेड बाय 30। 30 दिन में हो तो डिवाइड बाय 30 करो, तो वहां पे आएगा 285। तो 285 आपका सही जवाब है। 67 का आपका डी सही जवाब बन जाता है। ओके, ये 5-8 क्वेश्चन है, इनको आप कर लो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दे दो। सबसे पहले 68 का क्या आएगा, 68 का, फिर 69 का क्या आएगा, 70 पॉज करो और वीडियो देखो, 71 पॉज करके वीडियो देखो और मुझे ये सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए बराबर अप टू 75, नहीं 76 77 भी है शायद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ये 77 था क्योंकि यहां से हमने कर लिए, 78 से हमने कर लिए, बराबर अप टू 77। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना, ये आपका काम है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांस्टेबल की A to Z कोचिंग के लिए अभी आप ऑफर पे सिर्फ 499 पे जुड़ सकते हैं। बाद में यही बैच आपको 2000 के आसपास दिखेगा। तो जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है, देख लीजिए कैसे ज्वाइन करना है और ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कुछ और कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर लीजिए। ओके, बाय बाय।